दोस्तों फाइंडिंग एज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स जो मैं जानता हूँ। ये मुझे इनकी जर्नी भी पूरी तरह से मैंने क्लोजली देखी हुई है। मतलब मुझे याद है आज भी, जब एक पार्टिसिपेंट होता है ना जो इवेंट में बैठ रहा है, नोट्स लिख रहा है, कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, वहां से लेके उनकी पूरी जर्नी कि जब आज वो बहुत सक्सेसफुली मार्केट्स को ट्रेड कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्टिवली, और फुल टाइम ट्रेडर है जो अलग अलग कंट्रीज में घूमते हैं और अपने ट्रेडिंग सेटअप्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। और ये जो पूरा उनका जो सक्सेसफुल जर्नी रहा है, इसको हमने बहुत क्लोजली देखा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं उनके साथ उनकी जर्नी और प्रोसेस को, और आई एम श्योर उसमें से आपको कुछ ऐसे टेक अवेज मिलेंगे जिससे आपको एक सिग्निफिकेंट एज मिलेगा। थैंक यू विठल जी। आज आप बात कर रहे हैं हम लोगों के साथ इस एंगल से कि जहाँ पे हम शुरू से देखेंगे कि आपने कैसे ये जर्नी आपका कैसे रहा है, आपने कैसे वो माइंडसेट बनाया जिससे आपका एग्जीक्यूशन इतना अच्छा इंप्रूव हुआ है। तो आप शुरू से एक बार हमें बताइए कैसे आपका कैसे बैकग्राउंड रहा है, कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे स्टॉक मार्केट में आए आप। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज मैं अपने गुरु के साथ बैठ के कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आई होप लोगों को हेल्प हो सके ये जानकर। तो एक लक फैक्टर है मेरा कि मैंने जब सीखना शुरू किया तो मुझे आप मिले। सो मैंने देखा है जो लोगों की जर्नी है, दूसरे लोगों की जर्नी, वो बहुत जगह से घूम फिर के तकलीफ सह के बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सीख के ये करके फिर वो उनको शायद कहीं जाके सक्सेस मिलता है। तो मुझे जैसे ही मार्केट्स में मुझे ऐसा इंटरेस्ट हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे एक राइट गुरु मिला, एक राइट इंस्टीट्यूशन मिला, राइट लोग मिले कि जिन्होंने मुझे समझाया, सिखाया। और एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड था जो मेरा, जिसने मुझे हेल्प किया ये माइंडसेट डेवलप करने के लिए। तो ये सब कुछ ऐसा एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए ज़रूर टाइम लगता है। तो अपने बारे में मैं यही मतलब जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब नौकरी शुरू किया था, हाँ। तो मेरा अर्ली स्टेज में एक जापानीज़ कंपनी में मैंने 15 साल काम किया है। ओके। तो जापानीज़ कंपनी में काम करने का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि वो लोग सारी चीज़ों को प्रोसेस ड्रिवन रहता है वहाँ। सारा कुछ सिस्टम रहता है, सब चीज़ के लिए। छुट्टी लेने के लिए सिस्टम प्रोसेस है, रिएम्बर्समेंट लेने के लिए प्रोसेस है, या प्रमोशंस के लिए प्रोसेस है, काम के लिए प्रोसेस है। सारा कुछ मुझे पता है कि कैसे करना है। तो प्रोसेस ओरिएंटेड जो काम चलता है वो लंबा कैसे चलता है, क्योंकि कंपनी ने हर साल दुगना, हर साल मतलब हर 3 साल के बाद उसका टर्नओवर दुगना होता था। 100 करोड़ का 200 देखा, 200 का 500 देखा, 500 का 1000, मतलब वो 15 साल की जर्नी में वो कंपनी कहाँ से कहाँ गई। और कोई आदमी क्रेडिट नहीं लेता था, या कोई आदमी छोड़ के गया है, उसकी जगह कोई दूसरा बिठा दिया, तो कभी काम को हैम्पर नहीं होता, क्योंकि प्रोसेस है, सिस्टम है। आदमी को सिर्फ वो सिखाना है और फॉलो करने को, उसको डिसिप्लिन्ड अप्रोच डेवलप करना है, वही कंपनी का हार्ड वर्क रहता है। तो ये तो मुझे प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच, सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच, रूल बेस्ड कोई भी काम, इसका जो कन्विक्शन होता है, तो ये मैं ऑलरेडी एक हेल्प हुआ था मेरी नौकरी की वजह से। सेकंड मेरा जॉब था, वो भी एक एमएनसी कंपनी में था, जहां पर वो कंपनी मैंने देखा इट ऑलमोस्ट इट इज ऑपरेशनल इन 220 कंट्रीज। तो एक 4 बिलियन यूएस डॉलर का टर्नओवर है सालाना। ऐसी कंपनी में मैंने नेक्स्ट 15 इयर्स काम किया। ओके। तो और ये 30 इयर्स आपने ऐसे प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज में काम किया जहाँ पे आपने अच्छी ग्रोथ भी देखी। तो उसमें से ये नेक्स्ट कंपनी में भी मुझे 8-10 साल हो गए थे जब मैं आपसे मिला था। ओके। और बिफोर आई मेट यू, मुझे लगता था कि मार्केट्स में ऐसा कुछ है जो सबको पहले पता है। ओके। और वो जानकारी जो उनको पता है, बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वो कुछ ऐसे पोजीशंस लेते हैं, या कुछ शेयर्स खरीदते हैं, या कुछ ऐसे ये करते हैं जिसकी वजह से उनको फायदा होता है। तो वो जानने का तरीका क्या होगा, या कैसे हम वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, ये समझने के लिए मैं सीखना शुरू किया था। तो जो भी मेरा वो सीखने का जो भी जर्नी था, उसमें मेरा एक फ्रेंड ने एक इवेंट अटेंड किया था जिसमें आप भी प्रेजेंटर थे। तो वो एक इवेंट में आपको मिलने के बाद उसने मुझे इंसिस्ट किया
कि आई शुड मीट यू बिकॉज ही वॉज नॉट फ्रॉम पुणे। वो इवेंट था मुंबई में और वो जो मेरा फ्रेंड है वो बेंगलोर से आया था मुंबई के लिए। एंड वाइल ट्रैवलिंग बैक टू मुंबई बेंगलोर he came to meet me. He insisted me to go and see what Definage is doing in the field of technical analysis. तो ये 2015 के एंड की बात है। ओके, एंड ऑफ 2015। ओके, और अर्ली 2016 में मैं ऑफिस में आया था, डिफाइनेज का ऑफिस में आया था मैं देखने के लिए कि ये क्या है। तो थैंक्स टू दैट फ्रेंड कि उसने भी मुझे एक सही, जैसे उसको पता चला कि पुणे में है वो आप और मैं पुणे से हूँ, तो ही ऑल्सो डेफिनेटली डिड एवरीथिंग पॉसिबल। ट्रेड वगैरह करते थे? मैं ट्रेड जो करता था वो जो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट था उसका जो रिलेशनशिप मैनेजर जो भी एडवाइस करता था मैं करता था। अच्छा, बट उसमें मुझे रिस्क, पोजीशन साइजिंग, बाकी ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? वो एक्चुअली एक्सपीरियंस वो भी मैं बोलूँगा कि मैं फॉर्चुनेट था वहाँ। क्यों अच्छा। फॉर्चुनेट था? मैं अपने काम से बैंक गया था और वहाँ बैंक में एक सेमिनार चल रहा था बेस्ड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, तो मेरा काम हो नहीं रहा था, तो वो स्टाफ इंसिस्ट कर रहा था कि जब तक मेरा बैंक का काम नहीं हो रहा है मैं ये सेमिनार अटेंड करूं। उनको लोग चाहिए थे, तो उनको वो इंटर्न्स थे तो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो मैं बोला कि चलो मेरे 10 मिनट अंदर बैठने से अगर तुम्हारा कुछ काम हो रहा है तो मैं आ जाता हूँ अंदर। तो मैं अंदर चला गया। दिस वाज अराउंड 2009 समवेयर। अच्छा, और अंदर गया तो एक्चुअली वो सेमिनार वगैरह कुछ नहीं था, वो सीधे फॉर्म देके साइन लेके अकाउंट ओपन कर रहे थे। अच्छा, वो किट बिट सब मुझे मिला। एक 15-20 दिन के बाद तो घर पे आ गया सब। एक रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट हुआ। फिर वो मुझे कुछ फ़ोन करता था, रिकमेंड करता था, और वो मुझे बोलता था कि ये रिसर्च टीम ने दिया है, क्योंकि वो भी एक बड़ी कंपनी थी तो वो खुद का कुछ नहीं बोलते थे। तो फिर मैं बोलता था ठीक है, इतना बड़ा नाम है, ये है, तो आज ये है मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये पड़ा है तो तुम्हारा है तो ले लो। तो ऑलमोस्ट 2014 तक तो मैं वो सिर्फ ऐड कर रहा था। अच्छा, और 2014 के बाद तो ये सब गवर्नमेंट चेंज हो गया, तो आप शेयर्स ले रहे थे? ले रहा था। अच्छा, और वो लेने का कोई ऐसा पैटर्न नहीं था। जो भी बोला XYZ नेम, मेरे पास 5,000 है या 10,000 है या 20,000 है, ले लो। तो कुछ छोटे अमाउंट के, कुछ बड़े अमाउंट के, ऐसे कुछ भी हुआ था। बट वो पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा हुआ। अच्छा, और डिविडेंड्स वगैरह आते थे तो मुझे पता था। फिर 2015 में मैंने सोचा कि अभी मैं ये ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं। अगर यहाँ इतना पोटेंशियल है तो लेट अस डू इट विथ अ नॉलेजेबल वे, कि कुछ सीखते हैं, समझते हैं। और वहाँ से फिर ये मेरी जर्नी शुरू हो गई। नेक्स्ट जो सीखने की, मैंने गुरुज को ढूंढना शुरू किया, या किससे सीखूं, किससे पता है। तो फिर जैसे ही मैं आपसे मिला था तो मैं सुन रहा था, तो मुझे एक्सपेक्ट था कि कैसे ढूंढेंगे प्रिडिक्शन। जो लोग करते थे कि ये यहाँ से अभी उड़ेगा तो यहाँ जाएगा, ये होगा, तो ये कैसे प्रिडिक्ट करना है। मैं भी चाहता था कि मुझे भी कुछ पता चले। और पहले आधे घंटे में तो आप बोल रहे थे कि मार्केट्स आर अनसर्टन, हमको क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है, बट हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि आने वाली हर सिचुएशन में हम उसको कैसे टैकल करें, फेस करें, हैंडल करें। और एक शब्द आप जो बार बार बोल रहे थे पहले हाफ एन आवर में, प्रोसेस या सिस्टम या प्लान, तो वो शब्द तो मेरे लिए नए नहीं थे ना। तो आई एम ऑलरेडी कन्विंस्ड अबाउट अ प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच। देन मैं तो सरेंडर हो गया पहले हाफ एन आवर में कि ये एक ऐसा आदमी मिला है कि जो खुद बोल रहा है मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट मैं ये तरीका जानता हूँ कि मैं उस तरीके को सीख के इसको हैंडल कैसे कर सकता हूँ। तो मार्केट्स अनसर्टनिटी को हैंडल करने का हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव मेथड है। जो कॉन्फिडेंस के साथ बोला था वो बहुत अपील हुआ। दैट वाज द लाइन where I really surrendered and अभी मैं बोला कि अभी ये जो भी बोलेंगे ये सुनना है, प्रैक्टिस करना है। फिर मेरा एक ये भी एक हैबिट है कि मैं कोई भी चीज़ में कंक्लूड जल्दी नहीं करता हूँ। आई डोंट कम टू कंक्लूजन इमीडिएटली। तो वो जो अप्रोच काम की वजह से बना है। हम काम में भी कुछ जैसे कि रिकंसिलेशन करते थे, तो ऐसा होता था कि हमको 1000 एंट्रीज रिकंसाइल करनी है। और हमारी 980 एंट्रीज रिकंसाइल हो गई है, फिर भी डिफरेंस नहीं मिल रहा है।
अभी बचे तो 20 एंट्रीज है, हाँ फिर भी हम कंक्लूजन पे नहीं आते थे किसी भी तरह से। हम पूरे 1000 एंट्रीज को अगर करना है तो 1000 एंट्रीज को पूरा रिकंसाइल करके ही, तो हमारे को कभी कभी 999th एंट्री में वो सारा रिजॉल्व होता था। तो वो एक आदत हो गया था कि डोंट कम टू कंक्लूजन टू फास्ट, टू अर्ली। हाँ, दिस इज तो अ वेरी फिर गुड पॉइंट। तो ये चीज जो होता है ना, जैसे आपने बोला कि ये पैटर्न आप ट्रेड करोगे तो उसका 100 ट्रेड्स तो करना पड़ेगा आपको, फिर आपको समझ में आएगा हिट रेशियो क्या है, ये क्या है। अब 100 ट्रेड्स करने के लिए आपने वो भी बोला था कि मेरा मैक्स लॉस अगर ट्रिगर करता है 100 ट्रेड्स के पहले तो रोकना चाहिए सिस्टम को। तो अभी मुझे पता है ना कि मान लो मैंने आज ट्रेडिंग शुरू किया, तो मुझे मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए ट्रेड प्लान के हिसाब से, मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए, मुझे कितने ट्रेड्स करने चाहिए, मैक्स लॉस मेरा एट वन गिवन टाइम एक्सपोजर कितना होना चाहिए, मैक्स रिस्क ओपन कितनी होनी चाहिए। अगर ट्रेड करने के बाद 30th ट्रेड कोई मेरा मैक्स लॉस ट्रिगर होता है तो मुझे सिस्टम स्टॉप करना है, मुझे पता है। अगर नहीं होता है तो फिर कंटिन्यू करूंगा 30 के 40, 40 के 50। तो ऐसे करते करते जब बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं तब समझ में आता है रियल गेम कि मेरा हिट रेशियो 100% नहीं होने वाला। स्टॉप लॉस और लॉस में रिजल्ट होने वाले ट्रेड्स होने वाले हैं, बट जो प्रॉफिटेबल थोड़े ट्रेड्स है या जो भी उसका हिट रेशियो है, वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स तुम्हें वापस गेम में रखते हैं, दे टेक केयर ऑफ द लॉसेस। तो यहाँ पे ठीक है, मान लो वो मैंने बोला था या वो डिफाइन एज का इवेंट था, आप गए एक इवेंट में, जैसे मैं बोलता हूँ और भी लोग बोलते हैं, डिसिप्लिन के बारे में बोलते होंगे लोग, अपने हिसाब से बात करते होंगे किसी इवेंट में। आपने वहाँ पे ठीक है ऐसी चीज़ें सुनी जहाँ प्रोसेस डिसिप्लिन की बात है, ये तो बहुत लोगों को हम वैसे भी बोलते हैं। वो आपने जो वहाँ से ऐसा, एक तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने प्रोसेस की वजह से आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि ये एक ऐसा चीज़ है जिसको करना चाहिए, करके देखना चाहिए। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में एक ऐसा होता है ना कि मार्केट प्रिडिक्शन एक अपने आप में एक ऐसा चीज़ है कि हर एक को करने का इच्छा होता है, बिकॉज कहाँ जाएगा उस हिसाब से ही तो मैं अपना व्यू बनाऊंगा और वैसे ही मैं अपने ट्रेड पोजीशंस लूंगा। तो ये एक तरह से ऐसा चीज़ है जो बहुत आसान नहीं है एग्जीक्यूट करना, बोलना बहुत आसान है। तो वो कन्विक्शन कैसा है कि यहाँ से मैं अब इसको करके देखता हूँ, ठीक है 50 ट्रेड 100 ट्रेड जो हमने बोला, लेकिन वो करके देखता हूँ। और वो इनिशियल एक्सपीरियंस कैसा था जब आप करने लग गए, क्या चीज़ें दिमाग में थी? देखिए, हम ना सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, आप किसी भी चीज को लीजिए जो आप सीखते हैं। उसी समय मान लीजिए मैं उससे पहले थोड़ा सा कि मैं ड्राइविंग भी सीख रहा था। अब ड्राइविंग कार तो मैं चला रहा था जब मेरा इंस्ट्रक्टर साथ में होता था, बट इंस्ट्रक्टर साथ में नहीं है तो वो भी डर लगता है। अच्छा, उस समय तो मुझे पता है कि एक्सीलेटर दबाने से गाड़ी स्पीड में जाने वाली है, मेरे को गियर डालना आता है, सब पता है, बट हम डेयरिंग करते हैं क्या वहाँ हाई स्पीड में गाड़ी चलाने की? हम डर डर के ही चलाते हैं। तो वहाँ हमारा अप्रोच है कि कॉशियसनेस, हम कॉन्शियसली वो इनबिल्ड कर रहे हैं ना कि मैं कॉशियसली जाऊंगा, कोई हॉर्न भी मारता है तो मैं देख रहा हूँ कि, तो फिर वही अप्रोच यहाँ पर भी वही सेम हुआ कि चलो आज मेंटर जब बता रहा है कुछ, स्कैनर से कुछ बता रहा है निकाल के, या सिस्टम के बारे में जब बात करते समय वो बोल रहा है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, वो उसके सामने तो बहुत ईजी लगता था। जब मैं खुद करता था तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था। और लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो फिर जो हर्डल्स है, तो एक चीज अगर हम करना शुरू करते हैं तो उससे बहुत हेल्प होती है, वो है कि लेजर मेंटेन करना। अच्छा, लेजर मतलब अपनी खुद की थॉट प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करो। जर्नल यू मीन? हाँ, आपको किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है, बट बी ऑनेस्ट टू राइट एवरीथिंग दैट यू आर फीलिंग एट दैट टाइम। अच्छा, तो जैसे उस समय मुझे नई नई चीज़ें समझ में आ गई थी, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, या ऐसी बातें होती थी ना कि अभी ये इतना चला है, अभी तो ये रेजिस्टेंस, लास्ट रेजिस्टेंस पे आ गया, अभी यहाँ से टूट सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, या ये इतना गिरा है, अभी ये उसका बहुत लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, यहाँ से वो रिवर्स होगा, ये होगा। तो वो सारा चीज़ जो मैं समझता था या सोचता था वो नहीं होता था। तो वो जर्नल में जब हम लिखते हैं तो हमारे लॉस मेकिंग ट्रेड्स में एक पिक्यूलर पैटर्न होता है। अच्छा, उसमें वो चीज, बहुत सारी चीजें होती है कि जहां हमने क्या क्या डेविएट किया है। कभी कभी वो ट्रेड ही नहीं होता था, बट हम उसको अपने तरीके से सोच समझ के उसको फिल्टर आउट करके हम बोलते थे नहीं ये है। और वो
बिना स्कैनर के या बिना सारे रूल्स को क्वालिफाई किए हुआ ट्रेड भी अगर वो नहीं चल रहा है और ऐसे और 10 ट्रेड नहीं चल रहे, तो हमको एक समझ में आता है कि ये गलत 11वें बार में नहीं करना चाहिए, या एटलीस्ट वो मैंने रिपीट किया 10 की जगह 20 बार, तो 21वें बार तो मुझे रिपीट नहीं करना, ये रियलाइज होता है। और तुम्हारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में एक पिक्युलरिटी होती है, तो वो जर्नल मेंटेन करने से खुद को एनालाइज कर सकते हैं हम कि मैं कहाँ एंजाइटी की वजह से हो, चाहे फोमो की वजह से हो, बहुत सारी चीजें हैं उसकी वजह से हमको गलती करने का एक अर्ज होता है और करते हैं। वो आपको जर्नल में समझ आता वो है। जर्नल में मतलब समझ में ये आता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कहते हैं हम सिस्टम से ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं, कभी कभी हमारे कुछ स्टॉक्स या हमारे व्यू हम सिस्टम में फिट करने की कोशिश करते हैं, ऐसी चीजें भी होती है। और सबसे ब्यूटीफुल ये प्रोफेशन में क्या है, इसमें फ्रीडम है। मेरे अकाउंट में अगर पैसा है तो मुझे सारा फ्रीडम है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है कि मैं ABC कंपनी खरीद रहा हूँ या XYZ कंपनी खरीद रहा हूँ या क्वांटिटी कितनी जितना मार्जिन है ब्रोकर भी मुझे बताएगा नहीं, कुछ नहीं, तो वो फ्रीडम है। बट अभी ये फ्रीडम के साथ साथ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम इनकॉर्पोरेट करें कि इस फ्रीडम को रिस्पॉन्सिबली कैसे हम यूटिलाइज करें, तो वो एक थोड़ा सा अप्रोच डेवलपमेंट में ये हो जाता है। फिर वो चीज़ें तो देखो टाइम से ही सीख सकते हैं हम कि ओवरकम करना एंजाइटी के ऊपर, गलतियों के ऊपर। और प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच में तो जापानीज कंपनी से आया था, फिर भी वो ट्रेडिंग में वो डेवलप करने के लिए टाइम जाता है। राइट। तो मैं आपको उसी जगह वापस ले जा रहा हूँ। जैसे मान लो किसी इवेंट में आपने सीख लिया, कुछ मेथड सीखे, आपको ये प्रोसेस वगैरह चीज़ें भी समझ में आई, अब उसके बाद स्टार्ट कैसे किया? मतलब आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन में इनिशियल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मान लीजिए मैंने आते ही थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ करना शुरू कर दिया, तो जो मान लो गुरु ने बोला है कि स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऐसा जर्नी करना है तुमको, और ये करने के बाद ही अपन और कुछ बात करेंगे। बट हम उसको थोड़ा सा और ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा समझ लेते कि ये इतना तो मेरे को करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा अभी 5th क्लास से मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, मेरे को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करने का जरूरत नहीं है। बट वो 5th क्लास में एक पूरा वीक बैठने के बाद समझ में आता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, फिर मेंटर के पास जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेंटर जो पहले बोला था वही बोलता है कि तुमको पहले तो मैं जैसे आपको कुछ पूछने आता था डिफिकल्टी, तो आप बोलते थे कि ये ट्रेड मत डिस्कस कर, मेरे को तो तेरा पहले तो ये प्लान बता कि कैसे तूने ये ट्रेड लिया है, व्हाट इज योर प्लान एंड हाउ इट फिट्स इन द प्लान, फिर बात करते हैं। तो प्लान ही नहीं है मेरे पास, तो फिर neither you can give me any suggestion, neither I am in any position to ask you। फिर वापस प्लान तो बनाना पड़ेगा, भले 1 महीना 2 महीना 3 महीना नहीं बनाया था, 3rd मंथ के बाद तो फिर पहले तो वहां से शुरू किया, कम से कम प्लान बनाते हैं। प्लान डॉक्यूमेंट अगर सामने है, ये क्वालिफाई होने के बाद मेरे को ये स्टेप करना है, तो वो एक गाइडलाइन होता है। तो फिर समझ में आया कि कंपनी में वही बताते थे कि राइट एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू एंड देन डू एवरीथिंग व्हाट यू हैव रिटन। तो ये चीज एक बार आ गई, फिर नेक्स्ट स्टेप हो गया कि इसको अभी हम रिलीजियसली डिसिप्लिन के साथ इसी को थोड़ा दिन करते हैं। तो एक 20-22-25 दिन एक ही चीज करेंगे तो वो एक मुझे लगता है एक अर्ली स्टेज होता है कि आपको हैबिट डेवलप हो जाता है। फिर सेम चीज को आप रिपीट करेंगे तो 2-3 महीने के बाद तो फिर आपको किसी की हेल्प लेने की तभी जरूरत पड़ती है कि ये कर रहा हूँ सब मैं, फिर भी क्या गलत हो रहा है, तो उसमें कोई तो मतलब आपने एक प्लान अपना फाइनलाइज किया, जैसे लोग कहते हैं ना प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। तो वो जो प्लानिंग किया आपने, उसके बाद आपने उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। राइट। तो वो एग्जीक्यूशन के टाइम भी फिर वो डेविएशंस होंगे, उस टाइम आपने जर्नल वगैरह मेंटेन करना? हाँ, मैंने डेविएशन नहीं कहूँगा अभी पूरा ठान लिया था कि अच्छा, मैं इसको डिसिप्लिन के साथ ही करूँगा। तो रिव्यू पीरियड में सिर्फ ट्वीक्स होते थे, अच्छा, जो कि नेसेसरी है। ओके। तो बहुत बार जैसे अभी बहुत सारे कंसेप्ट्स भी बाद में इंट्रोड्यूस हो गई या समझ में आने लगी। जैसे ब्रेथ में इनिशियल स्टेज में नहीं था, अच्छा, या इनिशियल स्टेज में रिलेटिव स्ट्रेंथ मेरे किसी भी प्लान में नहीं था। मैं सिर्फ एक चार्ट को देख रहा हूँ, उसका बुलिश पैटर्न बेरिश पैटर्न वो देख रहा हूँ। तो हो सकता है कि कुछ उसमें से रिलेटिवली अच्छे होंगे स्टॉक्स और वो मेरे
प्राइस पैटर्न में दिख गए मुझे, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ, या कुछ प्राइस में ठीक लग रहे हैं बट रिलेटिवली वो आउट परफॉर्मिंग, या वो रिलेटिव स्ट्रेंथ का उसके साथ कंसेप्ट नहीं था। अच्छा। फिर उसकी वजह से कुछ ट्रेड्स में उतना सक्सेस नहीं हो रहा था। राइट। और भी दूसरी चीज होती है कि बहुत सारे टाइम फ्रेम में सिंक्रोनाइज जब रहता है प्राइस, तो वो ट्रेड जिसको हम पैटर्न क्लस्टर बोलते हैं, तो पैटर्न क्लस्टर मैं एक्सप्लेन करूंगा, हाँ, आपके हम बुक बात में तो वो करेंगे उस पे। चैप्टर है ही। हाँ। तो वो पैटर्न क्लस्टर का भी एक ट्वीक जब किया, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ, पैटर्न क्लस्टर, ये सारी चीजें जब इनकॉर्पोरेट की, और सबसे जल्दी जो मैं सीखा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो सिर्फ मेरी माइंडसेट है। वो प्राइस को कुछ पता नहीं कि मैं रेजिस्टेंस पे हूँ या सपोर्ट पे हूँ, प्राइस वही अच्छा। करता है जो उसको करना है। और बाद में पता चला कि ये सब चीज नहीं देखेंगे तो बहुत फायदा होगा। अच्छा। हाँ, तो अभी मेरे किसी भी सिस्टम में कोई भी ये दो शब्द ही नहीं है कि ये सपोर्ट हो सकता है या रेजिस्टेंस हो सकता है या ये हो सकता है। हाँ, हम फिल्टर करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं, तो वो इंडिकेटर बता देता है कि ये बेरिश व्यू है या बुलिश व्यू है। अच्छा, ठीक है, हम ट्रेडिंग ट्रेड सिस्टम करते पे हैं। तो थोड़ा बात करेंगे, Yes. लेकिन मैं थोड़ा बार बार आपको उस जगह क्यों वापस ले जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये लगता है कि काफ़ी लोग जो स्ट्रगल करते हैं ना, वहाँ एग्जीक्यूशन को रिलेटेड जैसे सीखते हैं, सीखने तो मतलब रोज कुछ ना कुछ होते ही रहता है, सोशल मीडिया पे भी आजकल बहुत चीज़ें आती है, तो सीख लिया आपने कुछ नया, उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है। तो अभी जैसा आपने बताया कि आपने एक प्लान भी बनाया, वो ठीक है, बाद में वो प्लान ठीक होते रहता है, इवॉल्व होते रहता है, वुड से वो ठीक है, लेकिन वो जब एग्जीक्यूशन हम करते हैं, वो आपने जैसे ठान लिया कि अब तो मुझे वो ट्रेड करने ही है एज पर प्लान, फिर वो एक्सपीरियंस अगर आप रिकॉल कर पाओ कैसे था, मतलब कितना इनिशियल जर्नी में आपको जल्दी सक्सेस दिख गया था, कैसे हुआ था? नहीं, जल्दी सक्सेस नहीं था। और सेकंड थिंग, जैसे जैसे ट्रेडिंग का प्रैक्टिस बढ़ता गया, ट्रेडर्स के साथ का एसोसिएशन भी बढ़ता गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉइंट एंड फिगर को प्रैक्टिस करने वाले ही मेरे दोस्त थे या एसोसिएटेड थे, तो हर कोई एक नया कंसेप्ट भी बताता था, कभी कभी अट्रैक्ट भी हो जाते थे। बट एक चीज जो करनी चाहिए हर ट्रेडर को, जो मैंने की, हाँ। उसको दो कैटेगरी में मैंने डिफाइन करना शुरू किया हर न्यू इंफॉर्मेशन को, Okay. कि इज दिस ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन और इज दिस सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। इंटरेस्टिंग। एम आई गोइंग टू डू दिस विदाउट पुटिंग सम विजुअल एफर्ट्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चार्ट, हाँ। वो सेम चार्ट देखने का दो लोगों का नजरिया सेम नहीं होता है। यहाँ पॉइंट एंड फिगर में हम डबल टॉप बाय, डबल बॉटम सेल, ये जो पैटर्न्स है ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स है। तो एक पर्टिकुलर स्टॉक, एक पर्टिकुलर बॉक्स वैल्यू और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, वो अगर सेम है चार लोगों का, तो चारों का चार्ट सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेंगे, तो उसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, ये ऑब्जेक्टिविटी हो गई मेरे लिए कि हाँ, ये मेरे लिए भी डबल टॉप है, इसके लिए भी डबल टॉप है, उसके लिए भी डबल टॉप है। अभी कोई दूसरा चार्टिंग मेथड में कोई दूसरे टाइप के पैटर्न है जो वो समझ रहा है कि ये कप एंड हैंडल है, और वो जब ड्रॉ करके दिखाते हैं तो करेक्ट है, बट वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट चार्ट को देखूं और मैं ढूंढने का कोशिश करूं कि ये वही सेम टाइप का फॉर्मेशन इसमें है क्या, तो मुझे पता नहीं चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो लंबे कंसोलिडेशन के पैटर्न्स होते हैं, राइट। उसमें किसी कप एंड हैंडल में 60 कैंडल्स होंगी, किसी कप एंड हैंडल में 100 कैंडल्स होंगी, किसी कप एंड हैंडल में और कुछ कैंडल्स होंगी, थोड़ा सब्जेक्टिव है। तो वो सब्जेक्टिव होता है, तो वहाँ ऐसा हम एकदम से उसको ऑब्जेक्टिवली ढूंढ नहीं सकते। करेक्ट। फिर जहां मैं ऑब्जेक्टिवली ढूंढ नहीं सकता, उसको मैं अपनी ट्रेडिंग सिस्टम में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता, या उसकी हेल्प से मैं पोजीशंस लेके उसको ट्रेल नहीं कर सकता, प्रॉफिट में होने के बावजूद भी कहाँ तो निकलना है ना मुझे, तो वो जो एग्जिट का सिस्टम मुझे अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो वो सब्जेक्टिव हो गया मेरे लिए। अच्छा। तो फिर जैसे जैसे मैंने इनको बाइफरकेट करना शुरू किया, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी नई इन्फॉर्मेशन को नहीं जानना चाहता या मैं नहीं सीखना चाहता, बट अगर वो सब्जेक्टिव है तो मैं उसको थोड़ा सा बैक सीट पे डाल देता हूँ कि बाद में देखेंगे इसको, और जो कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ अभी, जो ऑब्जेक्टिव मेथड्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसका फोकस हटने नहीं दिया। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब अगर आप कुछ कर रहे हो
तो उसमें से बार बार डेविएट नहीं होना है, नहीं वो होना करते है। रहो। हाँ बाकी जो चीज रहे उसको पार्क करके, जो सीख रहे हो उसको पार्क करो और ऑब्जर्व करते रहो, और फिर मे बी देन आप उसको इंक्लूड कर सकते हो अपने यस सिस्टम्स में। यस ये रूल बेस्ड अप्रोच का एक खूबी क्या है, ये डेलीगेट कर सकते हैं। हम्म अगर मैं सेम चीज किसी को सिखा दूं हम्म और मेरा अकाउंट उसको करने के लिए बोल दूं, हम्म उसके लिए तो कोई इमोशन है ही नहीं इसमें, और हम्म मुझे पता है कि ये सिस्टम है। तो ये एक एडवांटेज है एक्चुअली हम्म ऑब्जेक्टिव मेथड्स का, कि ये सिस्टम फॉलो होता है हम्म और ये डुएबल है। हम्म और ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद, एक मैं कहता हूँ कि मैं सिंपल लो मतलब हम्म एंजाइटी नहीं होना चाहिए, फोमो नहीं होना चाहिए। हम्म मुझे अगर 10,000 की एक पोजीशन लेनी है और हम्म एक समय पे 10 से ज़्यादा पोजीशंस ओपन नहीं रखनी है, तो मेरे 10 पोजीशंस ओपन होने के बाद जब तक एक एग्जिट नहीं होगी, मैं नई डालूंगा नहीं। बट होमवर्क रोज करना है, करेक्ट, रेडी रोज रखना है लिस्ट को, राइट, और ओपन पोजीशन को रोज स्टॉप लॉस डालना है। तो ये आप एक 30 दिन करके देख लो, आपको वो हैबिट बन जाएगा। तो वो फिर 9:30 बजे आप पहले देखोगे कि सारे सिस्टम्स में मेरे स्टॉप्स है क्या। तो अगर गैप अप गैप डाउन अपनी पोजीशन के अगेंस्ट होता है, तो उस समय फिर हम हेल्प ले सकते हैं कि ये मेरे को पता नहीं था कि गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ, और मेरे स्टॉप्स के ऊपर या नीचे ही खुला है भाव, तो अभी क्या करना चाहिए। तो फिर वो केस में भी हम हेल्प ले सकते हैं, राइट, और फिर वो जो भी हम ट्वीक करेंगे वो हमारा एक रूल बन जाता है। अच्छा, ठीक है, हम ये चीज़ों पे और बात करेंगे जब हम ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर भी बात करेंगे। और ये भी होता है कि रूल बेस्ड में इमोशंस नहीं है ऑब्जेक्टिव सेटअप्स में, लेकिन वो पूरी तरह से इमोशंस वहाँ पे नहीं हावी होते ऐसा भी नहीं है। आई मीन यू हैव टू डील विथ इमोशंस, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। इस एस्पेक्ट पे भी हम वापस बात करेंगे। अभी ये मैं मतलब आपने वहाँ से इनिशियली वो एक बार एक्सपीरियंस किया, फिर आपने उसको एग्जीक्यूट करना चालू किया, उसके बाद तो आपका काफ़ी सक्सेसफुल जर्नी रहा है। राइट यू डिड वेल विथ फ्यूचर्स, कैश पोजिशंस, आप ऑप्शंस भी करते हैं, और फिर आपने इतना अच्छा करने लगा, अब आप लोगों को सिखाते भी है। और काफ़ी स्टूडेंट्स रहे, और काफ़ी मतलब बहुत लोग हैं जो आपकी उस बात पे रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब जिस तरह से आपने किया एग्जीक्यूट, उतने ही अच्छे से आपने। सिखाने के लिए एक एडवांटेज क्या है, एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ मैं हाँ, एक्चुअली। तो सिखाते समय कुछ ऐसा थियरी पार्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम एक बार टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि बुक में ऑलरेडी सारा चीज पॉइंट एंड फिगर का हो या रेनको का हो। तो एक बार वो पार्ट डिस्कस करने के बाद जब सिस्टम पे हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, तो जो सिस्टम्स हम कर रहे हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस हुआ है बहुत। करेक्ट। तो तो जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वही बता वो रहे हो, वो शेयर एक्सपीरियंस कर को रहे हो। शेयर कर रहे हैं, और नेक्स्ट में बहुत सारे लोगों ने देखा है ये कि ये प्रैक्टिसेस फॉलो होते हैं। या। तो ऑफलाइन नेस्ट में बहुत सारे लोगों ने देखा है, या जो लोग जुड़ के बाद में हमारे साथ पुनः नेस्ट में भी थे। सो सिस्टम्स पे हम आए उसके पहले आप ये नेस्ट की जो आपने बात की, मतलब ऐसे जगह पे जहाँ आपके साथ कुछ लोग हैं, कॉलीग्स हैं, और वहाँ आप लोगों को सिखा भी रहे हो, ट्रेड्स भी एक्सप्लेन कर रहे हो एज अ ट्रेडर। मतलब वहाँ दो रोल है आप प्ले करते हो, एज अ ट्रेडर जो आप कर रहे हो ऑलरेडी और आप एग्जीक्यूट भी कर रहे हो, और कुछ लोग हैं जो उसको वहाँ पे आपसे सीख भी रहे। एट द सेम टाइम आप वहाँ पे लाइव उनको बताते हो ट्रेड्स करके। ये टाइम पे एज अ ट्रेडर कोई एंग्जाइटी नहीं होता है कि मैं ऐसे अपने ट्रेड्स को शेयर भी कर रहा हूँ, या उसका ट्रेड का परफॉर्मेंस के बेस पे वो जज करेंगे, ये टाइप का चीज़? नहीं, क्योंकि ये एक्टिविटी 2019 के बाद शुरू हुआ। हाँ, 2017 से तो मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था। करेक्ट। 2019 2 साल आते आते मुझे तो सिस्टम पर कन्विक्शन जो हाँ, आ गया था, तो उसके लिए फिर मुझे कोई फियर नहीं था कि कोई कैसे जज करेगा। ये होता था, क्या होता था कि वो फेज, मान लो वो एक मंथ का फेज है कि वो उस महीने में स्टॉक्स के ट्रेड ज्यादा हो रहे, और उस समय मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल है या तो विपसॉज है ज्यादा, और वही नया स्टूडेंट आया है। अब वो देखता था तो वो थोड़ा सा डर जाता था। फिर उसको मैं पिछला परफॉर्मेंस भी दिखाता था कि ये लास्ट मंथ का परफॉर्मेंस है, ये उसके पहले का परफॉर्मेंस है। तो ये मार्केट फेजेस में हमको भी सीखना है। अभी भी हम कुछ ना कुछ नया चीज इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अभी जैसे व्हेन नॉट टू ट्रेड, ये इस समय सीखने को मिला।
मुझे कि हर फेज में हमको सिस्टम नहीं चलने वाला है। तो वो जो रूल था, व्हेन इज योर सिस्टम इन अ डिफिकल्ट फेज, और उसका एक आइडेंटिफाई करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो ये मोमेंटम ट्रेडिंग हो चाहे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो, हर एक का वो कुछ अलग अलग होगा। और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में तो प्योरली पैटर्न बेस्ड होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम रोज वो पोजीशंस नहीं देखते हैं, उसको सिर्फ ईओडी पे या वीकली क्लोज पे ही मॉनिटर होता है। और पोजीशन साइजिंग की वजह से उसमें किसी एक पोजीशन में कोई एक पर्टिकुलर दिन अगर मान लीजिए कोई बड़ा बैड न्यूज़ भी आता है तो उतना इफेक्ट नहीं होता है। ये मैंने अभी इस 2020 के बाद तो बहुत ऑब्जर्व किया। मतलब अगर मैं किसी कंपनी का नाम लेके ही बोलता हूँ जो कि मेरा ट्रेड था, वहाँ सारे बुलिश स्टॉक्स चल रहे थे, अडानी ग्रुप, और सारी मतलब उसका गैस हो चाहे ग्रीन हो चाहे पावर हो चाहे एंटरप्राइजेज हो पोर्ट्स हो, उसका मतलब ऑलमोस्ट 6-7 अडानी के स्टॉक्स मेरी पोर्टफोलियो में थे। और एक ट्वीट आता है कि कुछ ये है, वो एक सुचेता दलाल का ट्वीट था जून 2022 या उस समय, तो सारे स्टॉक्स गैप डाउन खुले थे अडानी के, बट पोर्टफोलियो पे ऐसा कोई बड़ा ड्रॉ डाउन नहीं था। एक तो वो पहले से ही प्रॉफिट में थे क्योंकि वो चल रहे थे। अच्छा, एक दिन पहले, ट्वीट के एक दिन पहले उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि एग्जिट करे। अच्छा, ट्वीट आने के बाद वो गैप डाउन हो गया, दूसरा दिन मंडे था मुझे याद है, और कुछ तो 5% में सर्किट में लग गए, और पोर्ट एंटरप्राइजेज में एटलीस्ट एग्जिट मिल गया। बट वो एक्सपीरियंस आया कि पोजीशन साइजिंग अगर ठीक हो और कुछ 5-6 स्टॉक्स एक ही ग्रुप के अगर वो ऐसे बहुत एब्रप्टली एकदम बैड डे है उसके लिए, फिर भी प्रॉब्लम नहीं आता है। और सेकंड एक्सपीरियंस तो मतलब ये मैं शेयर करना चाहूंगा, ये तो इतना खूबसूरत था कि पोजीशन ही बेरिश हो गई थी। अच्छा, हिंडरबर्ग का आप अगर टाइम देखें, उसके पहले अडानी में ऑल सेटअप्स में बेरिशनेस आया था। तो मतलब पता था मार्केट को कि कुछ तो होने वाला है। तो एग्जिट्स तो पहले हो गए थे, और मैंने एक सिस्टम एक्सप्लेन किया था लास्ट डेकमा या डेकनॉक में, जिसमें मैं 0.15% 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ पोजिशनल सिस्टम के लिए, और क्वार्टरली ओपन उसका बेस होता है। तो जनवरी 2023 का जो क्वार्टरली ओपन था, उस समय जो बेरिश ट्रेड ट्रिगर हुआ था, दैट वाज बिलो द क्वार्टरली ओपन। तो अडानी के पोर्ट्स और एंटरप्राइजेस दोनों में, एफएनओ में वो ट्रेड आ गया था। अच्छा, और उसके बाद वो तो इतना फेवर में गया। तो मतलब या तो सेटअप अगर आप फॉलो करते हो तो सिस्टम आपको दूर रख देगा। तो कभी ऐसा होता है कि इवेंट के पहले सेटअप्स में आपकी पोजीशन बन जाती है और इवेंट का आउटकम आपके फेवर में होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है वो लोग जो सेटअप्स को फॉलो करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये होता है कि काफ़ी लोग डिसिप्लिन से फॉलो नहीं कर पाते, तो चार्ट पे तो वो रहता है लेकिन एक्चुअली ट्रेड एग्जीक्यूशन में मटेरियलाइज नहीं होता है। तो यहाँ तो जो डिसिप्लिन है और प्रोसेस ओरिएंटेड लोग हैं उनको फायदा होता है। करेक्ट। दूसरा ये होता है कभी कभी आपके सेटअप का ट्रेड था लेकिन सम इवेंट या न्यूज़ सडनली वो आपके अगेंस्ट चला जाता है। इस चीज़ से हमेशा एक डर रहता है, ये चीज़ एक फियर ट्रेडर के दिमाग में हमेशा ओपन है, मेरी पोजीशन ओपन है लेकिन कल अगर सडनली गैप डाउन हो गया तो क्या, या मेरे अगेंस्ट गया तो क्या। वो जो फियर है वो एक्चुअली वही रिजल्ट उसका होता है कि आप डिसिप्लिन से चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते हो। तो वो हैंडल करने का एक तरीके में जो मैंने अभी आपके पॉइंट से एक पोजीशन साइजिंग वाला है जिसको हम डिस्कस करेंगे सिस्टम के बाद, और एक आपने बताया व्हेन नॉट टू ट्रेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए रूल होना चाहिए। तो आप जब हम ये रूल्स डिस्कस करेंगे, एक रूल हम व्हेन नॉट टू ट्रेड का भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये दो चीज़ें। और अब हम अब सिस्टम्स पे आते हैं, लेकिन आपने मेरे ख्याल से उसके बाद आपका जॉब छोड़ के आपने फुल टाइम एक ट्रेडिंग वाला ये तो जो किया, 2017 से मैंने ट्रेडिंग इनकम से केटर किया अपने आपको, राइट। और जब 2 साल का कॉन्फिडेंस आ गया कि आई कैन हैव द सेम लाइफस्टाइल दैट आई यूज्ड टू हैव व्हेन माय सैलरी वाज राइट, मींस इट वाज अ रिकरिंग इनकम फॉर मी, राइट, एंड आज मैं कर सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस आपको आया तो 2 साल लगा मुझे वो रियलाइज विच होने इज़ अ में। बिग अचीवमेंट एक्चुअली। हाँ, और वो मैंने मतलब देखा हुआ है कि एक तो है कि लोगों का बोलना कि मैं प्रॉफिट करता हूँ ये, बट आपने वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। राइट।
अब ये जो आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, आप आज मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अच्छे से वो पूरा रिकॉल करके वो शेयर करें कि कैसे आपने वो अचीव किया, है ना। हम ट्रेडिंग सिस्टम्स के बाद वापस इसको एक बार फिर बात करेंगे। और अब आप जो भी सिस्टम्स करते हैं, जैसे आप फ्यूचर भी करते हैं, शायद कैश करते हैं, स्पॉट, जो भी, कोई एक अच्छा ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम जो आपको लगता है कि एक ऐसा थोड़ा अच्छे से हम डिस्कस करते हैं जो जो व्यूअर्स हैं वो किसी हद तक वो इम्प्लीमेंट कर पाए। मतलब हम उसको, जैसे आपने ऑब्जेक्टिविटी की बात की ना, तो हम ऐसे ही बात करते हैं कि उसको ऑब्जेक्टिव भी रखे, लेकिन वो देख के उसमें से कुछ एटलीस्ट टेक अवे से कुछ हद तक उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है ना? तो मैं जो मेरी मोमेंटम ट्रेडिंग की एक सिस्टम है, मोमेंटम ट्रेडिंग में इन आउट बहुत फ्रीक्वेंट होता है। मतलब वो पोजीशन 5-6 दिन, एवरेज 5-6 दिन की होती है। ओके, कभी कभी वो थोड़ा सा महीना भर भी चल सकती है, ठीक है। अगर वो बहुत ही आपकी फेवर में है, चाहे डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो। ठीक। तो वो एक चीज़ है कि मोमेंटम ट्रेडिंग आपको मतलब ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं इसमें, तो उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ठीक है। एंड विच इज़ ऑल्सो अ गुड फ्रूटफुल सिस्टम। ठीक है, डन। तो एक रूल बेस्ड तरीके से उसको अगर हमने इम्प्लीमेंट किया हाँ, तो ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म चलने वाला एक ये मतलब चीज़ है। आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उसमें। हाँ, मोमेंटम ट्रेडिंग में। यस। तो मोमेंटम ट्रेडिंग में मैं सबसे जो हमारे पॉइंट एंड फिगर नॉइजलेस चार्ट्स के मेथड से ही इसको मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है। इसमें प्योरली पॉइंट एंड फिगर को ही मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक तो है। इट इज़ अ पैटर्न बेस्ड एंट्री, पैटर्न बेस्ड एग्जिट, ओके, और ट्रेलिंग मेथड भी पैटर्न बेस्ड है। ठीक है। और ये सारा स्टॉप लॉस ईओडी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं फॉर द नेक्स्ट डे। ओके। आज मैं पोजीशन लेता हूँ, हम्म, तो पोजीशन लेने के बाद इनिशियल स्टॉप मुझे पता है, हम्म, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मुझे ईओडी के बाद नेक्स्ट डे के लिए ही या तो वो सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। और इसमें थोड़े से दूसरे कंसेप्ट्स भी है, जैसे पैटर्न क्लस्टर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, थोड़ा सा स्ट्रक्चरली एक बुलिश अप्रोच कैसे मैंने फॉर्म किया है, यूनिवर्स कैसे बनाया है। अभी यूनिवर्स, स्टॉक का यूनिवर्स बनाना, ये एक थोड़ा सा हर एक का डिफरेंट अप्रोच होगा, बट मैंने उसमें जो जो किया है, जो मुझे लॉजिकल लगा वो मैंने किया है। ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वही सही है, ठीक बात। बट आप यूनिवर्स बनाने का तरीका कुछ भी हो, ठीक है। ट्रेड करने का मेथड तो सेम रहेगा। ठीक है। तो स्टॉक यूनिवर्स, अभी मोमेंटम, जैसे मैंने कहा मोमेंटम ट्रेडिंग में इन आउट बहुत फ्रीक्वेंट है, ठीक है। तो मेरा बड़ा यूनिवर्स रहेगा तो मुझे बहुत डिफिकल्ट होगा इसको हैंडल करने में। मतलब जब आप यूनिवर्स बोल रहे हो तो आपका एक ग्रुप, नंबर ऑफ स्टॉक्स का एक ग्रुप, करेक्ट, जिसके ऊपर आप वो ट्रेड इम्प्लीमेंट करोगे, करेक्ट, तो आपके हिसाब से वो छोटा हो तो बेटर रहता है Correct. मोमेंटम ट्रेडिंग सिस्टम में। करेक्ट। तो वो जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो ग्रुप में, वो आपके हिसाब से कितने होने चाहिए वो यूनिवर्स में? हाँ, अभी मोमेंटम ट्रेडिंग में मैं जो करता हूँ वो स्टॉक फ्यूचर्स का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में फॉर अ मिड साइज लाइक अ पर्सन लाइक मी, एक बहुत बड़ा कैपिटल मैं स्टॉक फ्यूचर्स के लिए डिप्लॉय नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी जो मैं 25 लाख का मैं बोल रहा हूँ कि एक कैपिटल मैं स्टॉक फ्यूचर्स के लिए लगा रहा हूँ, तो ये अकाउंट साइज के लिए 15 से ज़्यादा पोजीशंस एट एनी गिवन टाइम नहीं होनी चाहिए। सो 25 लाख का एक अकाउंट है जिसमें मैं 15 से ज़्यादा पोजीशंस ओपन नहीं रहेंगी। ओके। इट विल नेवर बी मोर देन 15 पोजीशंस ओपन एट अ टाइम 15 से ज्यादा ओपन नहीं रहेगी। और अगर हम 15 पोजीशंस भी बोलते तो एक्चुअली अकाउंट वैल्यू जो ओपन रहेगा दैट विल बी अराउंड 1 CR। ठीक है। मतलब 6-7 लाख का पर पोजीशन हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज इज लॉट साइज इनटू प्राइस, जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। मार्जिन तो उससे कम होता है काफी। राइट। ठीक है, तो वो आपका जो 6-7 लाख या 8-10 लाख जो होता है, दैट विल नॉट बी मोर देन 1 करोड़। या टोटल ओपन पोजीशंस का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अपन ऐड करेंगे तो 1 CR से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन में अगर हम लोअर सर्किट का भी बात करें, 10% का लोअर सर्किट, मान लो मेरे सारी लॉन्ग पोजीशंस है, तो अगर लोअर सर्किट में भी खुलते हैं सारे, तो एटलीस्ट 25 लाख में 50% कैपिटल से ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए ना एक दिन में इनिशियली। तो एक्चुअली वो पोजीशंस बिल्ड करना भी एक आर्ट होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। बट उसमें मेरा 15 से ज्यादा, और बहुत अच्छा बुलिश मार्केट है या बहुत अच्छा बेरिश मार्केट है, ट्रेंड अच्छा स्ट्रांग है,
तो 15 पोजीशंस पूरी हो जाती है, ओके नहीं तो 8-10 पोजीशंस हमेशा रहती है, इन ठीक आउट होते रहता है। ओके फिर उसके लिए मेरा 30 से ज़्यादा स्टॉक्स का यूनिवर्स नहीं है। अच्छा मतलब मेरा F&O का यूनिवर्स में 30 स्टॉक्स है, हम्म, उसमें से 30 स्टॉक्स में भी मेरे 20 स्टॉक्स फिक्स है, हम्म, वो चेंज नहीं होते, वो अच्छा सिर्फ सेटअप के हिसाब से बुलिश या बेरिश ट्रेड में चले जाएंगे। अच्छा बट वो स्टॉक का ग्रुप, मेरा 20 स्टॉक्स का जो ग्रुप है, वो मेरे ऐसा है कि मैंने बहुत ट्रेड किए हैं उन स्टॉक्स में, तो वो जो 20 स्टॉक्स है वो वो आप फिक्स तो है। हमेशा ट्रेड करोगे ही यस, और जो 10 स्टॉक्स ऐड इन आउट होते रहेंगे, वो उस समय के सेक्टोरियल परफॉर्मेंस के हिसाब से इन आउट होते रहते हैं। तो वो आप फ्रीक्वेंटली चेंज करते यस, हो वो जैसे बीच में PSU और गवर्नमेंट सेक्टर बहुत चल रहा है, रेलवे सेक्टर बहुत चल रहा है, तो उसको केटर करने वाले या उसके F&O जैसे HL था, BEL है या PSU बैंक्स थे, तो वो ऐड हो गए, वो निकल जाएंगे। फिर केमिकल्स के आ जाएंगे या मेटल्स के आ जाएंगे या ऑटो के आ जाएंगे, तो उसमें इन आउट होते रहता है। और जो 20 मेरे जो स्टॉक्स है, उसमें मोस्टली देखिए 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जो जिसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा आया है। हम्म एक सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज, हम्म जिसमें बैंक्स और NBFCs आते हैं, ओके और एक सेक्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का IT और फाइनेंशियल सर्विसेज को आप निकाल नहीं सकते हो कभी, मतलब उसके तरीके चेंज हो जाएंगे। हम्म पैसे निकालना और डिपॉजिट करना आज नहीं है, बट बैंकिंग तो है, और बैंकिंग का ट्रांजैक्शन तो चल ही रहा है। ठीक बात तो फाइनेंशियल्स विल बी रिक्वायर्ड, वो मतलब अभी वो एब्सोल्यूट नहीं हुआ है, वो टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी हैज पेनिट्रेटेड इन एवरी डे लाइफ। आज ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? तो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, एब्सोल्यूट नहीं हो रही है, और ये सारी कंपनियां आप देखेंगे तो ये ग्रो ही हो रही है। तो वो एक मेरा है कि ये मैं, और इसका खूबी क्या है, ये डायरेक्शनल वोलाटाइल रहती है। अच्छा मतलब अगर आप IT में करेक्शन देखोगे तो वो अच्छा खासा करेक्शन ही देगा, अगर रैली देखोगे तो वो सिर्फ रैली देगा। आप हम जब चार्ट डिस्कस करेंगे तो मैं दिखा दूंगा, तो वो एक डायरेक्शनल वोलाटिलिटी हम बहुत अच्छा से नॉइजलेस चार्ट्स के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं। तो ये स्टॉक्स तो मेरे, और ऑटो के कुछ स्टॉक्स है या कुछ मेटल के स्टॉक्स है जो लॉन्ग टर्म से है, तो वो मैं ट्रेड तो ये करता हूँ। 20 स्टॉक्स में आपके फाइनेंशियल सेक्टर और ये आईटी IT और ये कुछ और आपके ऑटो वगैरह यस यस, स्टॉक्स और उसका एक FMCG। अब जैसा मैं कंपनी का नाम लेता हूँ, टाइटन, हाँ तो टाइटन एक अच्छा कैश फ्लो जनरेट करने वाला कंपनी है, उसका सारा सेल तो कैश में चल रहा है, कोई कस्टमर को तो उधार नहीं दे रहा है, मतलब फंडामेंटल्स हम देख रहे हैं आंख से। तो वो एक ब्रांड भी है, नोन ब्रांड है, उसी का ऑटोमोबाइल का ब्रांड भी है, ठीक उसी का IT का ब्रांड भी है। तो 3 तो स्टॉक्स मुझे एक अच्छे कंपनी के मिल गए। फिर बजाज ग्रुप ऐसे ही लिया, तो जो हेवी वेट्स है वो भी आ गए। आपके ये सिस्टम में आप सिर्फ बाय करते हो मतलब लॉन्ग ओनली अप्रोच है मोस्टली देखिए स्ट्रक्चरली आप ही का एक चैप्टर जो है जिसमें आपने बैक टेस्टिंग दिखाया है। अब बैक टेस्टिंग में बड़े बॉक्स वैल्यू पे तो हम मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं करते, और छोटी बॉक्स वैल्यू पे भी आपने दिखाया कि लॉन्ग ओनली का जो रिटर्न्स है कंपेयर टू दी शॉर्ट ट्रेड्स, वो लॉन्ग ओनली का ज़्यादा है। अच्छा, ऐसा नहीं कि शॉर्ट नहीं करते, उसके लिए वो मार्केट फेज भी वैसा होता है, बट लॉन्ग ओनली रिवॉर्डिंग है, क्योंकि 1000 रुपए वाला स्टॉक जीरो नहीं हो रहा है, वो कहीं आके 500 रुपए तक या 400 रुपए तक गिर के फिर से वो हो रहा है, बट 1000 रुपए का स्टॉक 10,000 तो हो रहा है। तो अपसाइड तो अनलिमिटेड है, और एक एक वीक में मैंने 30-30% का रिटर्न देखा है। कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं, हाँ, बहुत लकीली या बहुत रेयरली अडानी का फॉल 20-30% एक वीक में हुआ है, ऐसा हर इसमें नहीं होता है। तो लॉन्ग ओनली में थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज अच्छे रिवॉर्डिंग लगे हैं मुझे। तो ज्यादातर आप लॉन्ग ओनली करते हो लॉन्ग ओनली। इंट्राडे इंडेक्स में मैं लॉन्ग और शॉर्ट दोनों एज पर इंट्राडे सेटअप रहता हूँ, तो उसमें कोई ऐसा लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं होता है, वो इंट्राडे वीकनेस या इंट्राडे स्ट्रेंथ देखकर हम लॉन्ग शॉर्ट करते रहते हैं। तो हम सिस्टम को एक बार समझते हैं, आप कैसे एंट्री करते हो ट्रेड में, ओके, क्या रूल्स हैं तो आपके? जब मैं सिस्टम को एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद मैं यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सा हाँ। एक्सटर्नली दिखाता हूँ Sure. कि मैंने क्या देख के कुछ स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया है। Great. और कैसे मैं बेस्ड ऑन प्राइस परफॉर्मेंस या रिलेटिव स्ट्रेंथ नए स्टॉक्स इन आउट भी होते हैं। तो ये एक प्योरली पैटर्न ट्रेडिंग सिस्टम है। ओके
पैटर्न्स आर वेरी ऑब्जेक्टिव इन पॉइंट एंड फिगर। राइट। वो जैसे डबल टॉप बाय ये 3 कॉलम पैटर्न है, डबल बॉटम सेल 3 कॉलम पैटर्न है, हाई पोल लो पोल ये 4 कॉलम पैटर्न है, या ट्रिपल टॉप बाय ट्रिपल बॉटम सेल ये 5 कॉलम पैटर्न है। तो ये हमको पता है कि ये सारे ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स को समझना आसान है। ट्रेड करने के लिए मुझे पता है ये पैटर्न का ट्रिगर लेवल किधर होता है, उसका ऑपोजिट जो एग्जिट पैटर्न है उसका ट्रिगर लेवल भी मुझे पता होता है। तो उसकी वजह से पॉइंट एंड फिगर को मैंने फाइनलाइज किया है ये सिस्टम को ट्रेड करने के लिए। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कुछ फिल्टर्स, मतलब हर स्टॉक में पैटर्न तो डबल टॉप आता होगा या डबल बॉटम सेल आता होगा, बट हर डबल टॉप या डबल बॉटम सेल ट्रेडेबल नहीं है। उसके साथ कुछ और भी फिल्टर्स क्वालिफाई होने चाहिए। तो कुछ फिल्टर्स है, फिर बॉक्स वैल्यू जो है वो मोमेंटम के लिए कौन सा सही है, फिर पैटर्न क्लस्टर और रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये दो कंसेप्ट्स है, ये क्या हेल्प करते हैं ये हम बात करेंगे। ठीक है। तो पॉइंट एंड फिगर में ये हमने मतलब डिफाइन एज की टीम ने जो मोस्ट प्रैक्टिस्ड बॉक्स वैल्यूज है उसमें एक लॉन्ग टर्म के लिए 3% है और मिड टर्म के लिए 1% है। ये प्योरली मोमेंटम ट्रेडिंग है, तो हम लॉन्ग टर्म और मिड टर्म एनालिसिस के लिए यूज करेंगे, बट ट्रेड हमारा होगा 0.25 पे, जो कि स्मॉलेस्ट बॉक्स वैल्यू है, जिसका इम्पैक्ट कॉस्ट भी बहुत छोटा होता है। और ये क्या कहते हैं ना, एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो देता है वो अपॉर्चुनिटी बहुत अफोर्डेबल होती है। ठीक है। तो 0.25% पे हम ट्रेड्स करेंगे, एंड ऑफ द डे चार्ट देखेंगे और वो 30 स्टॉक्स का यूनिवर्स होगा। यस। ये है कि पैटर्न्स कैसे है। ये एक बेरिश पैटर्न है डबल बॉटम सेल, एक बुलिश पैटर्न है डबल टॉप बाय, फिर एक जो एग्जिट पैटर्न है ये हाई पोल है। अच्छा, अभी इसमें हाई पोल में हमने थोड़ा सा ट्विक किया है। जो ट्रेडिशनल हाई पोल है, ठीक है, ट्रेडिशनल हाई पोल में क्या होता है, डबल टॉप के बाद 5x बन जाते हैं और 50% से ज्यादा रिट्रेसमेंट होता है, तो वो हाई पोल को क्वालिफाई होता है। लेकिन जहां हम 0.25 छोटा बॉक्स वैल्यू यूज कर रहे हैं, उसमें डबल टॉप में मान लो 4th बॉक्स पे है और उसके बाद के 5 बॉक्स, मतलब टोटल कॉलम का लेंथ हो गया 9 या 10 बॉक्सेस, उसमें 50% रिट्रेसमेंट मतलब 1.5% का रिट्रेसमेंट। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है। इसकी वजह से मैंने इसको हाईपोल को ट्विक किया है कि अनलेस 10 बक्सा नहीं होता मैं इसका हाईपोल नहीं लूंगा। ओके। अगर वो 5 बक्सा भी होता है, टेक्निकली हाईपोल होना चाहिए, बट वो बहुत फ्रीक्वेंट होता है, इसके लिए तब तक मेरा डबल बॉटम सेल ही उसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। और शॉर्ट ट्रेड्स के लिए जो एग्जिट पैटर्न है लो पोल में भी वही मैं मेंटेन करूंगा कि मोर देन 10 बॉक्सेस डबल बॉटम सेल के बाद और रिट्रेसमेंट मोर देन 50%। तो आपने एक हाई पोल और लो पोल के पैटर्न में एक थोड़ा ट्विक किया है, ओनली फॉर 0.25% मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए। ओके। कि डबल टॉप के बाद जहां 5 बॉक्सेस चाहिए वहां आपने बोला 10 बॉक्सेस चाहिए, बाकी सारे रूल सेम है। यस। तो इसका हाईपोल वैल्यू भी सिस्टम में मुझे कमेंट्री में दिख जाता है। ठीक है। और अगर ये मोर देन 10 बॉक्स है तो ही ये क्वालिफाई करेगा। ठीक है। अभी जो हमने 2 फिल्टर के लिए जो स्टडी डिस्कस किया था, पैटर्न क्लस्टर। तो पैटर्न क्लस्टर क्या होता है, जब हायर बॉक्स वैल्यूज, जैसे कि अभी हमने देखा 3 बॉक्स वैल्यूज थे, 3%, 1% और 0.25%। तो 0.25 के इमीडिएट नेक्स्ट जो है मिड टर्म बॉक्स वैल्यू, वो 1% की बॉक्स वैल्यू है। हमने अब हम चार्ट्स में भी देखेंगे, मान लीजिए 1% में डबल टॉप बाय 1 अगस्त को आ गया, लॉक हो गया 1 अगस्त को, और वो डबल टॉप में ही रहा है और पूरा महीना वो प्राइस बढ़ते ही गया है। अभी 1% की बॉक्स वैल्यू में रिवर्सल आने के लिए स्टॉक को 3% मिनिमम करेक्ट करना पड़ेगा। मिनिमम 3% के बाद वो ओ में चला जाएगा, बट ये क्लोजिंग बेसिस पे 3% करेक्ट नहीं किया है और ये एक एक्स बनाते ही जा रहा है। तो ये एक लंबा एक्स का कॉलम बनता है 1% में, बट आप यही चार्ट को अगर 0.25 में देखोगे तो 1 से 30 तारीख तक डबल टॉप के बाद ये एक लंबा कॉलम बना 1% में, बट 0.25 में छोटे पुल बैक, फिर डबल टॉप, पुल बैक, फिर डबल टॉप। तो ऐसे मल्टीपल डबल टॉप्स दिखेंगे आपको। इसका मतलब क्या होता है कि पुल बैक 3% को क्वालिफाई नहीं किया है, बट छोटा पुल बैक होने की वजह से 1%, 1.5%, वहाँ 4 या 6 ओज आ जाते हैं। बट प्राइस हायर टाइम फ्रेम में भी स्ट्रेंथ में है, तो वो तुरंत रिकवर करके नया ब्रेकआउट देता है छोटी टाइम फ्रेम में। अभी यहाँ ये पैटर्न क्लस्टर को अगर मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ तो मैं
उस स्टॉक में एंट्री कर रहा हूं जो ऑलरेडी इससे बड़ी साइज में, बड़ी बॉक्स वैल्यू में वही डायरेक्शन में है। तो पैटर्न क्लस्टर का ये बहुत बड़ा बेनिफिट तो है। ये पैटर्न क्लस्टर मतलब यहाँ पे के अलग अलग बॉक्स वैल्यूज में बुलिश पैटर्न्स हैं हो यस, इन सिंपल वर्ड्स, करेक्ट राइट? करेक्ट। तो मोमेंटम के लिए मैं 1% को रिफर कर रहा हूं एज अ नेक्स्ट हायर बॉक्स वैल्यू। तो वहां डबल टॉप मेरे लिए होना चाहिए अगर मेरा ट्रेड 0.25 में बुलिश होने वाला है तो, ठीक है, और वहां डबल बॉटम सेल होना चाहिए अगर मेरा 0.25 में बेरिश होने वाला है तो। ठीक है। तो 0.25% बॉक्स वैल्यू पे आप ट्रेड लेते हो, और वो ट्रेड आप ले रहे हो तो एक कंडीशन आपका है कि 1% का चार्ट आपका बुलिश होना Bullish चाहिए होना ही वहां पे, चाहिए। मतलब डबल टॉप बाय Right. पैटर्न तो एटलीस्ट Correct. होना चाहिए। बराबर है। राइट, तो ये एक सिग्नल्स को मेरे रिड्यूस करता है। ठीक तो है। जहां पर मेरी, जो मैं कहता हूँ ना कि 15 से ज़्यादा पोजीशंस नहीं होनी चाहिए, तो कितना भी मतलब अच्छा मार्केट भी हो तो ये सारी कंडीशंस को क्वालिफाई करके वहाँ एंट्री आने तक वो थोड़ा सा इतना टू ऑफन सारी स्टॉक्स में एंट्री नहीं आता है ये। फिर सेकंड, अभी ये एग्जांपल है, देखिए ये पैटर्न क्लस्टर का एग्जांपल है जहां पर राइट हैंड साइड में जो है वो 1% का बॉक्स है, वहां डबल टॉप है, और यहाँ पुल बैक आने के बाद ये प्रोबेबल डबल टॉप में चला गया है। अभी ये छोटा, ये छोटा पुल बैक जब आया था तो ये डबल टॉप एक्टिव था यहाँ, क्योंकि यहाँ डबल टॉप होने के बाद ये छोटा करेक्शन छोटी बॉक्स वैल्यू में हुआ है। अभी ये फिर से प्राइस ने रिवर्सल दिया है, अभी ये डबल टॉप हो जाता है तो ये मेरी हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइंड है। करेक्ट। तो इसको पैटर्न क्लस्टर कहते हैं। सेम एग्जांपल यहाँ, ये डबल टॉप जब हुआ तो वहां ऑलरेडी डबल टॉप था। यहाँ भी जैसे ये डबल टॉप बाय ऑलरेडी था और वहां 0.25% पे डबल टॉप बाय है तो आप ट्रेड करो। करेक्ट करेक्ट। इसमें आपके कुछ स्टॉप लॉस के रूल्स हैं या और इंडिकेटर? हाँ, वो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएंगे। मतलब ये फिल्टरिंग का क्राइटेरिया है। ठीक है। अभी जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि मेरा पोजीशन साइजिंग पर पोजीशन इट विल नॉट एक्सीड मोर देन 8 lakhs इन वन कॉन्ट्रैक्ट, राइट, और मेरा कैपिटल मान लो 25 lakhs का है। ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वैल्यू इन वैल्यू वो मेरा 1% ऑफ माई टोटल कैपिटल है। अच्छा, मतलब 25,000। अभी मैं यहाँ 8 लाख का पोजीशन अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 7 या 8 लाख का, तो 21 से 24,000 3% हो जाता है। तो इसका 3% का स्टॉप लॉस वो मेरे लिए मेरी 1% ऑफ द कैपिटल भी अलाइन हो जाता है। तो इससे 3% से ज्यादा अगर स्टॉप लॉस हो रहा है, या 25,000 से ज्यादा स्टॉप लॉस हो रहा है, तो वो ट्रेड में नहीं लूंगा। ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अब ये उन लोगों के लिए भी जो मान लो यही सिस्टम को कैश में करना चाहते हैं, या मान लो कैपिटल कम है या अपने हिसाब से अपना अपना कंफर्ट होता है, तो वहां पे भी ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कि आपका टोटल जो कैपिटल है उसका 1% शुड बी स्टॉप लॉस, मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो आपके एक ट्रेड का होगा। क्योंकि कंसेक्यूटिव 4-5 स्टॉप लॉस होने के बाद हिलना नहीं चाहिए मेंटालिटी। फिर क्या होता है, सिस्टम को ट्वीक करना या छोड़ना या कुछ और गलती करने का और मन हो जाता है। तो कभी ऐसा नहीं होता कोई ट्रेड में बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है तो चलो वो हुआ था शुरू की स्टेज में, बट अभी वो एंजाइटी को ओवरकम किया है। मैं वही कहा ना कि नाम, मतलब सिस्टम ट्रेडिंग में एक एडवांटेज क्या है पता है, सिस्टम आपको नाम देता है, आप घर से नाम को लेके नहीं आते हो। तो कोई न्यूज़ भी सुना है आपने, कोई डिस्कशन सुना है, कोई थर्ड एक्सटर्नल सोर्स से कुछ नॉलेज मिला है या कुछ भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला है, वो इंफॉर्मेशन आपका एडेड हो जाए कि वही नाम आया। नाम मतलब जो स्टॉक आप पिक कर रहे हो, कोई XYZ स्टॉक के बारे में कुछ अच्छी न्यूज़ या बुरी न्यूज़ बोलता भी है और सिस्टम अगर देता है तो वो अलाइंड है, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे बहुत रैंडमली ऐसे नाम, अभी मैं एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा कि ये स्टॉक मेरे सिस्टम में नहीं था बट अभी मेरे को डालना पड़ेगा। राइट। तो ये एक अच्छा पैटर्न क्लस्टर की वजह से क्या होता है, 3% से ज्यादा अगर करेक्शन है तो 1% में कॉलम ऑफ ओ में चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ वो आएगा ही नहीं, पैटर्न क्लस्टर में क्वालिफाई भी नहीं होगा। तो पैटर्न क्लस्टर भी टेक केयर कर रहा है कि आपका जो अफोर्डेबल ट्रेड आने वाला है छोटी बॉक्स वैल्यू में, वो आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। ठीक बात है। तो वो भी एक तो जस्ट टू अवॉइड अ कंफ्यूजन हियर, जो 1% पे है वो डबल टॉप बाय ही होना चाहिए, सिर्फ कॉलम ऑफ एक्स ऐसा भी नहीं। नहीं, डबल टॉप बाय ही होना चाहिए। ठीक है। वो कॉलम ऑफ एक्स में मतलब डबल टॉप बाय लास्ट कॉलम और अबव मूविंग एवरेज सेटअप बुलिश है उसका। ठीक है। तो अबव मूविंग एवरेज भी देखते हो आप? हाँ, मतलब हम सेटअप के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो सेटअप में एनीथिंग अबव मूविंग एवरेज इज बुलिश। तो 1% बॉक्स वैल्यू में डबल टॉप बाय अबव मूविंग एवरेज होना चाहिए। यस। ठीक है।
अभी इसमें होता है कि डबल टॉप आ गया, जैसे कुछ स्टॉक्स है जिसमें 1% में डबल टॉप 1 तारीख को आ गया। अब 10 तारीख तक देखोगे तो एक आधा एक्स जुड़ गया है, प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब मार्केट भी बुलिश है, स्टॉक बेरिश नहीं हुआ, बट वो चल नहीं रहा है या उसमें बाइंग इंटरेस्ट नहीं। वही सेम दूसरा स्टॉक जो है वो डबल टॉप उसके इसी के साथ उसका भी 1 अगस्त को आया है, बट आज 8-9 अगस्त आते आते उसमें 8-10% का मूव आ गया, और 8-10% का मूव तो आज आ गया 10 तारीख तक, और 30 तारीख तक हो सकता है और 20-25% चले। तो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ में जब इन स्टॉक्स को कंपेयर करेंगे, ये स्टॉक आपको प्रायोरिटी में दिखेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसको ऊपर लेके आएगा और बोलेगा ये ज्यादा मोमेंटम में है। अच्छा, तो उसका पुल बैक ट्रेड करना नेक्स्ट मूव के लिए काफी फायदेमंद रहता है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ हेल्प करता है तो आपको। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ को आपको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करोगे? रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। अगर मैं कहूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक स्टॉक रिटर्न दिया था 1 तारीख से 10 तारीख तक 2%, और दूसरा स्टॉक रिटर्न दिया है 1 तारीख से 10 तारीख तक 10%। तो ये हम जब दो को कंपेयर करते हैं तो दोनों में मतलब मान लो एक ट्रेडर ने ये स्टॉक ट्रेड किया, एक ट्रेडर ने वो स्टॉक ट्रेड किया, सेम अमाउंट के लिए, इसको भी प्रॉफिट हुआ उसको भी प्रॉफिट हुआ, बट उसका प्रॉफिट ज्यादा हुआ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब दो चीजों को कंपेयर करने के बाद जो दोनों में स्ट्रॉन्गेस्ट है या दोनों में वीकेस्ट है वो हमारे ट्रेड के हिसाब से हमको सिलेक्ट करना चाहिए। अच्छा, तो आउट परफॉर्मेंस कह सकते हैं हम या अंडर परफॉर्मेंस कह सकते हैं। तो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ को अगर लेंगे तो ये हमने स्ट्रैटेजी बनाई है जिसका फर्स्ट वर्ड है मोमेंटम ट्रेडिंग। करेक्ट। तो हमको मोमेंटम वाला चीज अगर लेना है तो बिना रिलेटिव स्ट्रेंथ के हमको समझ में नहीं आएगा कि मोमेंटम कहाँ पर है। करेक्ट। तो उसके लिए हम एक मोमेंटम देखने के लिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने के लिए हमको जब कंपेयर करते हैं तो एक बेंचमार्क कुछ चीज होनी चाहिए हमारे पास जिसके साथ हम कंपेयर करें। जैसे बेंचमार्क मतलब एक रूम में हम लोग बैठे हैं तो सबसे लंबा आदमी जो भी होगा उसको हम बेंचमार्क बनाएंगे और सबसे छोटा आदमी जो होगा उसको हम बेंचमार्क बनाएंगे ना, और फिर कंपेयर करेंगे कि हर आदमी छोटे से बड़ा है या लंबे वाले से कितना ये है, या कोई बेंचमार्क करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो यहाँ इंडेक्स को हम बेंचमार्क करते हैं। ओके। अभी इंडेक्स में इंडेक्स का सेटअप भी जरूरी है। इंडेक्स का सेटअप बुलिश है, इसका मतलब इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है। अभी जो स्टॉक्स उसको आउट परफॉर्म कर रहे हैं मतलब इंडेक्स तो ऊपर जा ही रहा है, ये स्टॉक्स और ज्यादा रिटर्न दे रहे। तो हम निफ्टी 50 या निफ्टी 500 पहले दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है। तो अभी के स्टेट में निफ्टी 500 इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50 स्टॉक्स। ठीक है। तो अभी मेरा बेंचमार्क निफ्टी 500 रहेगा। ठीक है। जब निफ्टी 50 आउट परफॉर्म करना चालू हो जाएगा निफ्टी 500 को और वो सेटअप में भी बुलिश रहेगा तब वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। करेक्ट। तो वो बुलिश केस के लिए, वेयर एज वी कैन कीप similar idea for underperformance between the two and keep one index benchmark and whichever is underperforming even then the index, वहाँ हम बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। समझ गए। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो अभी मैं बुलिश का एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 या निफ्टी 500 की जगह दोनों में से एक जो भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो एग्जांपल अभी निफ्टी 500 कर रहा है। ठीक है। तो उसको हम बेंचमार्क रखेंगे एज अ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर होगा मेरी ग्रुप का स्टॉक। ठीक है। और मैं वहां आरएस जो है वो भी एक बॉक्स हायर साइज में देख रहा हूं क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये रिलेटिव स्ट्रेंथ पर भी बुलिश है, प्राइस पर भी बुलिश है। तो 1% में मैंने मस्त जो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के ऊपर ग्रीन क्लाउड के ऊपर होना चाहिए स्टॉक। ओके। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं अगर नहीं पता किसी को कि रेशियो चार्ट होता है जहाँ पे स्टॉक को आप डिवाइड कर दो इंडेक्स से तो उसका रेशियो निकलता है। वो रेशियो को डेली बेसिस पे आप कनेक्ट करो तो वो रेशियो चार्ट बनता है। उस रेशियो चार्ट को आप P&F में कन्वर्ट कर सकते हो तो P&F RS चार्ट बनता है। अब वो RS चार्ट जब बुलिश है तो न्यूमरेटर मतलब आपका स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, जब वो बेरिश है तो आपका स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू बेंचमार्क। और इसमें आप मस्त एक इंडिकेटर लगा रहे हो। मस्त इंडिकेटर है कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग एवरेज एंड सुपर ट्रेंड, जिसको हम मस्त इंडिकेटर कहते हैं, जो डिफाइन एज के प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। तो ये MAST इंडिकेटर आप RS चार्ट के ऊपर पॉइंट एंड फिगर के लगाते हो। कौन से बॉक्स वैल्यू पे? 1% बॉक्स वैल्यू एंड ऑफ डे 1% डेली चार्ट पे। अच्छा, जो लोग पहली बार ये देख रहे हैं उनको जस्ट मैं उनकी हेल्प के लिए बता रहा हूँ
कि रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में डिफाइनेश की चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। और मस्त इंडिकेटर का भी प्रशांत ने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो डिफाइनेश का चैनल ज़रूर विजिट करें। तो ये कंडीशन है कि बॉक्स शुड बी अबव बोथ द इंडिकेटर्स इन द आरएस चार्ट। Okay. अभी नेक्स्ट जो है ये आरएस का चार्ट है। यहाँ पर ये क्लाउड ग्रीन दिख रहा है और लास्ट कॉलम का लास्ट बॉक्स जो है वो दोनों भी इंडिकेटर के ऊपर है, सुपर ट्रेंड के भी ऊपर है और मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। तो टेक्निकली ये रिलेटिव स्ट्रेंथ में ये एक क्वालिफाई करने वाला चार्ट है, मतलब ये स्टॉक है। पैटर्न क्लस्टर और रिलेटिव स्ट्रेंथ दोनों में क्वालिफाई होने के बाद वो मुझे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मैं अभी देखूंगा नेक्स्ट। तो अभी जैसे कि ये भी मैंने बोला था कि यूनिवर्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो यूनिवर्स का एक रूल है कि मेरा ऐसा स्टॉक नहीं होना चाहिए कि बहुत वोलाटाइल हो। तो वोलाटाइल स्टॉक्स को ट्रेड करना डिफिकल्ट हो जाता है पोजिशनल के लिए। वोलाटाइल स्टॉक्स को आप इंट्राडे में अच्छा से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इंट्राडे में आपकी एंट्री भी मार्केट ओपन होने के बाद होती है और एग्जिट मार्केट क्लोज होने के पहले हो जाता है। तो गैप अप और गैप डाउन जो नेक्स्ट डे का जो प्रॉब्लम होता है वो स्टॉक का वोलाटिलिटी की वजह से वो आप अवॉइड कर सकते हो। तो ऐसे स्टॉक्स देखो जिसमें ATR परसेंटेज जो है हर स्टॉक का वो 3% से कम होना चाहिए। अभी ATR परसेंटेज कहाँ से देखेंगे ये मैं बाद में आके दिखाता हूँ, अपने सॉफ्टवेयर में ये सारा अवेलेबल है ये इन्फॉर्मेशन। फिर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जैसे मैंने कहा मेरा रिस्क लेने का पर पोजीशन, अगर मेरी टोटल कैपिटल को मैं अगर 1% लेना चाहता हूँ तो 8 लाख से ज़्यादा बड़ा पोजीशन नहीं होना चाहिए। अगर उससे बड़ा पोजीशन हम ले रहे तो हमारा पर ट्रेड रिस्क बढ़ सकता है। फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट खुद बताता है। कभी कभी देखिए NSE ही मार्जिन रिक्वायरमेंट डिसाइड करता है। जैसे बीच में अडानी का स्टॉक ज़्यादा वोलेटाइल हो गया था, या ऐसा था कि मान लीजिए रिटेल ट्रेडर को उससे नुकसान हो सकता है वो वोलेटिलिटी से, तो उसका मार्जिन NSE बढ़ा देता है। तो मोस्टली 2 से 2.5 लाख के ऊपर अगर कोई स्टॉक में मार्जिन लग रहा है तो मुझे लगता है रिटेल ट्रेडर ने थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए वहाँ। तो मैं तो ऐसा हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट वाला स्टॉक को ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक, फिर बॉक्स साइज तो मैंने डिस्कस किया ही है। एंट्री मेरा अभी ये बुलिश ट्रेड है तो एंट्री मेरा होगा मेरी 0.25% पे डबल टॉप की लेवल में एंट्री होगा। ठीक है, और वो चार्ट मैं स्टॉक फ्यूचर्स कर रहा हूँ तो स्टॉक फ्यूचर का चार्ट देखूंगा, स्पॉट का चार्ट नहीं देखता हूँ मैं। अच्छा, स्पॉट सिर्फ अदर चीजों में क्वालिफाई होगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वो स्ट्रेंथ और पैटर्न क्लस्टर देखने के लिए मैं वो अंडरलाइन देखता हूँ, बट एंट्री में फ्यूचर्स का प्राइस से ही लूंगा। तो एंट्री आप 0.25% बॉक्स वैल्यू फ्यूचर पे लोगे? यस, करेक्ट। जो 1% है वो भी फ्यूचर का देखोगे? नहीं, 1% और RS में स्पॉट का देख रहा हूँ। तो स्पॉट मोस्टली स्पॉट और फ्यूचर का चार्ट सिमिलर ही दिखता है हायर बॉक्स। और कभी फर्क हो तो आप ज्यादा वेटेज कैसे एंट्री? नहीं, मैं स्पॉट को ये करता हूँ, और फ्यूचर में वो पुल बैक में तो होना चाहिए, क्योंकि वहाँ का डबल टॉप, वहाँ की स्टॉप लॉस, वहाँ की डबल बॉटम सेल, वहाँ का हाई पोल, वो मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा, तो अगर हम यहाँ तक, ये आपके रूल्स हैं लॉन्ग ट्रेड्स के, तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो पहले तो 1% बॉक्स वैल्यू पे आपका मूविंग एवरेज के ऊपर डबल टॉप बाय होना चाहिए। राइट। 1% बॉक्स वैल्यू में RS में निफ्टी 500 या 50 में से जो भी बेटर होगा उसके डिनोमिनेटर के साथ ट्रेड डबल टॉप बाय होना चाहिए अबव मस्ट इंडिकेटर। बॉक्स शुड बी अबव मस्ट इंडिकेटर। बॉक्स शुड बी अबव मस्ट इंडिकेटर, हाँ। और मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड मतलब क्लाउड के ऊपर होना चाहिए RS पे। करेक्ट। और फिर आप 0.25% पे डबल टॉप बाय के लेवल पे एंट्री करोगे। राइट। तो अभी इसमें पैटर्न क्लस्टर हो गया, RS हो गया, और एग्जिट में डबल बॉटम सेल, लॉन्ग ट्रेड का एग्जिट डबल बॉटम सेल होता है इनिशियल। ठीक है, या वो हाईपोल जो मैंने कस्टमाइज किया है, हाँ, वो वाला हाईपोल अगर क्वालिफाई होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो वो हाईपोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्कैनर्स है, जो RS का स्कैनर है, प्राइस अबव मूविंग एवरेज एंड सुपर ट्रेंड का ये स्कैनर है, जिसमें मैंने 2 इंडिकेटर यूज किए हैं और दोनों में एक ही कंडीशन है, बॉक्स इज अबव मूविंग एवरेज एंड बॉक्स इज अबव सुपर ट्रेंड, बोथ एट कॉलम 0। तो यहाँ स्कैनर में, हमारा स्मार्ट स्कैनर में मल्टी चार्ट स्कैनर एक अवेलेबल है। तो वो मल्टी चार्ट स्कैनर में हम इसको RS को और प्राइस को दोनों को एक ही साथ में स्कैन कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि पहले डबल टॉप बाय F&O स्टॉक्स में, और नीचे F&O स्टॉक्स का ग्रुप ही लिया है और डिनोमिनेटर लिया है निफ्टी 500। ठीक है, और ये कुछ नाम आ रहे, तो आज का भी हम करेंगे, ये उस दिन का है जिस दिन मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था। ठीक है,
और ये क्वालिफाइड स्टॉक्स है। अभी क्वालिफाइड स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक है जो पुल बैक में है, ठीक है। वह या डबल टॉप नहीं है जिस स्टॉक में, उसी में मेरा एंट्री आएगा। ठीक है। तो जैसे ये दिख रहा है मुझे, ये एक स्टॉक है जो ग्रैन्यूल्स है। ये जिस दिन मैंने लिया था ये उस दिन का चार्ट है। अभी हम फ्रेश चार्ट्स भी देखेंगे। ठीक है। अभी ये डबल टॉप है 1% पे, और ये चार्ट ऐसा था, मतलब जब क्वालिफाई किया था तो पुल बैक में ये था, 0.25% में था। ये अगर देखेंगे तो ये पुल बैक में था जब क्वालिफाई किया था, नेक्स्ट डे उसका डबल टॉप आ गया। तो ये 0.25% में भी डबल टॉप बाय अबव मस्त इंडिकेटर होना चाहिए? नहीं, 0.25% में सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। बुलिश सेटअप। ठीक है। यहाँ पर भी ये जिस दिन स्कैन हुआ था, ये ऐसा दिख रहा था कि ये लास्ट कॉलम ऑफ एक्स है बट डबल टॉप नहीं है। ठीक है। और यहाँ ये नेक्स्ट टाइम डबल टॉप हो गया। तो इसमें डबल टॉप बाय आएगा, वहां पे आप एंट्री करोगे? राइट। ठीक है। सो नाउ इफ आई कम टू ट्रेड पॉइंट, अभी ट्रेड पॉइंट में मैं स्कैनर में जाऊंगा और यहाँ मैं स्मार्ट स्कैनर में मल्टी टाइम फ्रेम मल्टी चार्ट स्कैनर में जाऊंगा। ठीक है। ये मल्टी चार्ट स्कैनर में मैं पैटर्न, क्लस्टर और रिलेटिव स्ट्रेंथ दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है। यहाँ मैं F&O यूनिवर्स ले रहा हूँ। हाँ। अभी मैं जब ये करता हूँ तो मेरा माई F&O ग्रुप में लेता हूँ, जो कि मेरा कस्टमाइज्ड ग्रुप है, ये माई F&O ग्रुप। ठीक है। बट अभी एग्जांपल दिखाने के लिए मैं सारे F&O के स्टॉक्स ले रहा हूँ। अच्छा। तो ये आप F&O ग्रुप में कर सकते हैं या आपका जो भी कस्टमाइज्ड ग्रुप है, दोनों में सेम ही चलेगा ये। ठीक है। तो मेरा OHLC का कोई कंडीशन है नहीं, अभी पॉइंट एंड फिगर का कंडीशन है। और यहाँ पर डबल टॉप बाय अबव मूविंग एवरेज, ये मैंने एक कंडीशन बनाया है, डबल टॉप बाय अबव मूविंग एवरेज। हम एंड ऑफ डे का चार्ट रिफर कर रहे हैं और यहाँ बॉक्स वैल्यू 1% है। ठीक है। तो ये 1% बॉक्स वैल्यू, और मैं नीचे आ जाता हूँ जहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। यहाँ डिनोमिनेटर निफ्टी 500 होगा, प्राइस अबव MAST, और यहाँ पर भी डेली क्लोज लेना है, बॉक्स साइज 1%। अभी मैं इसको स्कैन कर रहा हूं तो ये दो कंडीशंस में स्कैन होगा। पहला डबल टॉप ऑन प्राइस पैटर्न और बॉक्स अबव MAST ऑन RS। तो ये सारे स्टॉक्स अभी क्वालिफाई हो गए हैं जिसमें हम ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके। अभी इन स्टॉक्स में मुझे देखना है कि नॉट डबल टॉप बाय या प्रोबेबल डबल टॉप बाय का स्टॉक कौन सा है, जिसमें अभी तक डबल टॉप बाय नहीं है। तो इसमें हम मैट्रिक्स से भी देख सकते हैं। मैट्रिक्स में 2 का स्कोर जो होता है वो डबल टॉप का होता है। या फिर अगर मैं यहाँ यही स्टॉक्स को ग्रुप बनाऊं, अभी ये ग्रुप में यहाँ से मैं अगर ग्रुप बनाऊं इसको सेव टू ग्रुप, तो ये मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहाँ वो सॉर्टिंग अल्फाबेटिकली होता है। तो 1 नंबर ऊपर जाएगा तो हम यहाँ उसको बोल सकते हैं प्रोबेबल बुलिश ग्रुप। तो ये मैं ये ग्रुप को सिलेक्ट करता हूं यहाँ। ठीक है। अभी अगर मैं इसको सीधे सीधे मैट्रिक्स में भी देखता हूं या सीधे सीधे स्कैनर में भी देखता हूं, यहाँ EOD स्कैनर में, और जहां पर डबल टॉप या डबल बॉटम सेल दोनों में भी नहीं है स्टॉक, ये प्रोबेबल बुलिश ग्रुप। सो इट इज नाइदर अ डबल टॉप नॉर अ डबल बॉटम सेल। मतलब जो पुलबैक में होंगे, कॉलम ऑफ O में होंगे, वो भी आएंगे, और जो सिर्फ कॉलम ऑफ X में है बट डबल टॉप नहीं, वो भी आएंगे। सो 0.25% एंड एंड ऑफ डे क्लोज है ये। इसको मैं स्कैन कर रहा हूं अभी ये ग्रुप वहां को। पे आप नॉट डबल टॉप बाय कंडीशन भी डाल सकते हो। हाँ, नॉट डबल टॉप, एक कंडीशन नॉट डबल टॉप ही है और एक कंडीशन नॉट डबल बॉटम सेल है। ये और है 1 और 2 है, क्योंकि अगर O में सिर्फ 4 O है तो नेक्स्ट डे डबल टॉप हो सकता है ना वो स्टॉक। ठीक है। तो अभी यहाँ अवे फ्रॉम डबल टॉप, तो ये देखिए ये एक स्टॉक है इंडिया सीमेंट जो कि 1.5% डबल टॉप से दूर है। तो इसका मैं फ्यूचर का चार्ट खोल के देख सकता हूं। ये इंडिया सीमेंट का मैंने फ्यूचर का चार्ट 0.25 में एंड ऑफ डे क्लोज पे ओपन किया, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि एक पॉसिबिलिटी है। अभी ये सारा एनालिसिस भी मैं कर सकता हूँ। ये एक ABC पैटर्न है। अभी यहाँ पर जो अदर टूल्स है, जैसे कि ये एक एस्टेब्लिश्ड काउंट्स है ये कॉलम को, तो अगर ये ABC ब्रेकआउट देने के बाद इस हाई के ऊपर जाएगा तो ये काउंट्स एक्टिव हो जाएंगे। पहले के काउंट्स तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है यहाँ के, जिसका कि ये लेवल है, इसका काउंट 1 और इसका काउंट 2 एक
एक कन्फ्लुएंस जोन है जहां पर मल्टीपल काउंट्स मिल रहे हैं, ठीक तो ये एक एडेड एडवांटेज होता है कि चलो तो अगर इसमें किसी को और पैटर्न्स वगैरह पता है तो उसके लिए और बेनिफिट और है। बेनिफिट है, बाकी आपके अगर अदरवाइज सिस्टम में डबल टॉप बाय आएगा तो ये ट्रेड बराबर है। हो जाता अभी है। आप ही का एक चैप्टर है जिसमें आपने डिस्पैरिटी और रिवर्सल को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है। तो ये जो है ना, ये डिस्पैरिटी हो गया, प्राइस लंबा चला गया। हाँ। अब ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन है ना, हम्म। इसका मतलब प्राइस मूविंग एवरेज के पास आके वो रिवर्सल का भी क्राइटेरिया पूरा कर दिया। मतलब ये मैंने तो आप ही के इससे देखे हैं। सो ये जो पैटर्न्स है, ये अभी इसमें हम देख रहे हैं कि डिस्पैरिटी काफी लंबा हो गया था, एक ही कॉलम डिस्पैरिटी में था, मतलब मूविंग एवरेज से से प्राइस कितना दूर है, दूर गया है। डिस्टेंस। और अभी ये जो 4-5 कॉलम हो गए साइडवेज, ये कंसोलिडेशन में बेरिश भी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ये लंबा कॉलम जो हम देख रहे हैं एक्स का, इसका 50% रिट्रेसमेंट से ज्यादा अगर मान लो प्राइस होता था तो हम सोचते थे कि ये बेरिश हो गया है। ठीक है। और लंबी टाइम फ्रेम में तो वो क्वालिफाई करके आया है आरएस और पैटर्न क्लस्टर दोनों को। ठीक है। तो ये तो प्रोसेस एक समझ में आया कि आपने किस तरह से उसको लिया, मतलब आपने पैटर्न क्लस्टर जिसको आप बोलते हैं वो आपने लिया, आपने आरएस देख लिया, यस, और आपने जहां ब्रेकआउट होता है डबल टॉप बाय वहां पे आप ट्रेड करते हो। राइट। रिस्क में आपने एक मुझे बताया कि 1% ऑफ योर टोटल कैपिटल। अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस डबल बॉटम सेल होगा या हाईपोल, दोनों में से एक अभी होगा? मैंने देखा है कि कभी कभी अगर एटीआर से कम होता है, जैसे हमने ये चार्ट ओपन किया इंडिया सीमेंट का, हाँ। यहाँ पर अगर हम राइट हैंड कॉर्नर में ये देखते हैं कमेंट्री में, हाँ, ये जो कमेंट्री है यहाँ एटीआर परसेंटेज है यहाँ। हाँ। तो मेरा स्टॉप लॉस अगर बहुत नैरो है तो मुझे थोड़ा सा वाइड रखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर एटीआर परसेंटेज 2 है तो मैं 2.5% या 2.25% का इनिशियल डे पे स्टॉप लॉस रखूंगा। द मोमेंट प्राइस गोज इन द फेवर, फिर हम वो पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। एटीआर परसेंट मतलब एवरेज ट्रू रेंज स्टॉक का, और करंट प्राइस से वो परसेंट कितना है। तो अगर मान लो इस केस में वो 3.4% है समझ लो। नहीं, मेरे ये स्टॉक फिर मेरी इसमें आएगा नहीं, क्योंकि मेरा 3% से ज्यादा अगर एटीआर है तो वो ट्रेड में नहीं आता है। बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, तो ये 3% से ज्यादा अगर एटीआर हो, मतलब उसका रेंज बड़ा है, तो आप वो ट्रेड नहीं लोगे। नहीं, यस। और 3% से कम हो तो वो आपका स्टॉप लॉस होगा इनिशियल, स्टॉप लॉस होगा इनिशियल, मतलब 2.5% है, तो आपका इनिशियल 2.5% राइट। और उसके बाद फिर 2.5% और डबल बॉटम सेल और योर हाईपोल, व्हिचएवर कम्स फर्स्ट। वो सिर्फ इनिशियल फेज में होता है स्टॉप लॉस, शुरुआती में। जब हमारी फेवर में ट्रेड चला जाता है तो ऑटोमेटिक पैटर्न ट्रेडिंग हो डबल जाता है, बॉटम या हाईपोल। यस, दैट्स इट। यस। और स्टॉक्स का एटीआर कहाँ से देखते हैं, ये चेंज नहीं होता है। अगर हम यहाँ टेबल में जाएंगे, टेबल में इंडिकेटर वैल्यू है, इंडिकेटर वैल्यू में हम कोई भी ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, F&O ग्रुप, और यहाँ हम लेते हैं एटीआर परसेंटेज। तो ये एटीआर परसेंटेज जो है हम यहाँ चेक कर सकते हैं लास्ट 14 डेज, जो भी पैरामीटर डिफॉल्ट है, मैंने डिफॉल्ट ही रखा है। तो यहाँ आपका एटीआर परसेंटेज ये थर्ड कॉलम में आता है। तो ये थर्ड कॉलम में आप सॉर्ट करेंगे तो जो हायर एटीआर वाले नीचे जाएंगे और लोअर एटीआर वाले ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो 4% से ज्यादा एटीआर है, तो ये इस समय अवॉइड करने चाहिए स्टॉक्स। और अगर हम री सॉर्ट करते हैं इसको, तो यहाँ दिख रहा है कि काफी सारे स्टॉक्स है जो 3% से कम वोलेटाइल है। तो अब ये तो हमें एंट्री का एक सिस्टम समझ में आ गया। अब इसके बाद एग्जिट या राइड ट्रेंड कर रहे हो आप, उसके और कुछ रूल्स हैं जो आप बताना चाहोगे? या जब तक पैटर्न एग्जिट का ट्रिगर नहीं होता, पोजीशन ओपन रहेगी। तो इसमें अगर मैं आपको ऐसे पूछूं, सॉरी, कि मान लो एक मंथ में यही आपके सिस्टम से एवरेज कितने ट्रेड्स आते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 22 ट्रेड्स हो जाते हैं। ट्रेड्स हो जाते हाँ, हैं। हो जाते हैं। और आपके हिसाब से रफली, मैं नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली, मतलब आपने इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और आपके हिसाब से एवरेज सक्सेस रेशियो क्या रहता है प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ऑन एन रफली बेसिस? इट इज ऑलमोस्ट नियर टू 50%। 50% ट्रेड्स फेवर में आते हैं और बाकी 50% में स्टॉप लॉस होता ही रहता है। हाँ, और वो जो 50% ट्रेड होते हैं उसको आप राइड करते हो, तो ऑन एन एवरेज होल्डिंग कितना रहता है आपका? कुछ ट्रेड्स रोल ओवर भी होते हैं। हाँ, और मोस्टली ये 7-8 दिन ट्रेड चलता है, एवरेज 7-8 दिन का होल्डिंग रहता है। यस रहता है। और रिस्क से रिवार्ड, मतलब आपके हिसाब से कितना उसमें? 1:3 हो जाता है। दैट वुड बी ग्रेट। यस। सो ऑन एन एवरेज 1:2.5-3 इस टाइप का आपका एक्सपेक्टेड है। अब ये मोस्टली ये बुलिश
हमने स्ट्रैटेजी देखा, ऐसा ही ऑपोजिट बेरिश में भी आप करते हो? बेरिश में 1% में डबल बॉटम सेल हाँ। मैं सिर्फ देखता हूँ, हाँ। और बेरिश ट्रेड्स अभी के सिनेरियो में ज्यादा नहीं हुए थे, आईटी के स्टॉक्स में हुए थे। हाँ, मतलब आप लेते हो लेकिन हाँ, जब हाँ, आए हाँ, तो यस, सेम प्रोसेस यस, से। यस, ठीक है, आईटी के स्टॉक्स में आ जाता है। राइट। अब आप ट्रेड खड़े हो, अब ये तो आपका हो गया सिस्टम एंट्री का और एग्जिट का, ये पोजिशनल फ्यूचर्स, ये कोई चाहे तो कैश में भी कर सकता है विद द फिर लॉन्ग सेम, ओनली कर सकता फिर है। लॉन्ग ओनली कैश में भी कर सकता है। कोई एक कैपिटल साइज हो, 1% ऑफ द कैपिटल के स्टॉप लॉस का रूल रख के, और जो पोजीशन साइजिंग और नंबर ऑफ होल्डिंग ये आपने बताया उसमें, तो ये जो यूनिवर्स है उस पर कुछ और रूल्स एक्सप्लेन करना चाहोगे आप? यूनिवर्स अभी जो थोड़ा सा डायनेमिक हम जो चेंज करते हैं, उसमें ये जो टेबल में परफॉर्मेंस जो है, प्राइस का परफॉर्मेंस एक होता है, इसमें मैं 6 वीक्स का परफॉर्मेंस देखता हूँ हर फ्राइडे को एंड में या सैटरडे को सुबह। तो इसमें अगर मेरी यूनिवर्स का स्टॉक नहीं है, अभी जैसे 6 वीक्स देखना है मुझे, आज हमारा डेट है 9 और आज फ्राइडे भी है, तो अगर मुझे 6 वीक्स देखना है तो 1 2 और ये उसके पहले के 4 वीक्स, तो मेरा फर्स्ट वीक शुरू होता है 1 जुलाई से, और वो आज तक 6 हफ्ते हो जाते हैं। तो यहाँ मैं 1 जुलाई से परफॉर्मेंस देखूंगा, और ये आज का डेट है, एफ&ओ ग्रुप है, और इसका परफॉर्मेंस हम देखते हैं। तो ये जो लास्ट कॉलम है फॉर पीरियड, ये लास्ट कॉलम इस पीरियड का परफॉर्मेंस है। तो ये होने के बाद मैं इसके टॉप और बॉटम सारे देखूंगा, सॉर्ट करके, तो उसमें मुझे कुछ नए नाम यहाँ दिखना शुरू हो जाते हैं, और जो मेरी ग्रुप में नहीं है, तो फिर मुझे कुछ स्टॉक्स इसमें से निकल जाएंगे, जो वो 10 मेरे इन आउट होते रहते हैं, तो यहाँ से बहुत जल्दी एक पकड़ में आ जाता है। तो कितने पीरियड का देखा आपने परफॉर्मेंस? ये 6 वीक्स देखा है मैंने। 6 वीक्स का एक तरह से परफॉर्मेंस आप देखते हो स्टॉक्स का? करेक्ट। तो वो उसमें जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उसको आप अपने ग्रुप में ऐड करते हो? अगर वो नहीं है अभी मेरे ग्रुप में, तो वो ले लूंगा मैं। तो ये अभी यहाँ जैसे मैं फॉर द पीरियड, ये इधर मैं इसको स्टॉप करता हूँ अभी ये देखिए, जैसे ये इतने सारे नाम आ गए, तो इसको मैं सॉर्ट करूंगा, तो पहले सारे अंडर परफॉर्मर आ गए हैं। तो अंडर परफॉर्मर में मुझे पता है कि अगर कोई बेरिश ट्रेड लेना है, तो मैं इनमें से किसी को सिलेक्ट करूंगा, और ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, तो इनमें कोई अगर तुरंत मुझे, अगर इनमें से कोई मेरी यूनिवर्स का स्टॉक नहीं है अभी, तो मैं इनमें से ऐड कर दूंगा। ओके। तो वो क्राइटेरिया तो सेम रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी एक्सीड नहीं होना चाहिए, और ATR वो सारे क्राइटेरिया सेम रहेंगे। ATR तो आपने जो बोला 20 स्टॉक्स आपके फिक्स है, जो बाकी 10 स्टॉक्स वो है, वो आप इस तरह से आप यहाँ से पिक करते हो? यस, ये हो। अभी अतुल कंसिस्टेंटली एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक था। अगर आप चार्ट में देखेंगे, ये RS में अभी क्वालिफाई नहीं होगा, बट नाम पहली बार आना शुरू हो गया। तो अभी मैं ये कंसिस्टेंटली देखता हूँ, तो मुझे पता है ये अतुल नाम कभी टॉपर में नहीं आ रहा था, और अभी अचानक से आना चालू हो गया है। तो हम कम से कम चार्ट देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म कहाँ से कुछ हो रहा है क्या, कोई दूसरी स्ट्रेटेजी में इसको ले सकता हूं मैं बाद में, क्योंकि मुझे यहाँ से पता चल गया, अरे ये अतुल तो इतना अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था। काफी दिन से आप देखेंगे तो वो करेक्शन मोड में ही था। अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट अगर इसको हम ओपन करते हैं तो वो दिख जाएगा। ठीक है। तो फिर ऐसे नाम पॉप आउट होना चालू होते हैं। तो उसी में मुझे PSU बैंक्स आने लग गए थे 22 में या 23 में, और जो गवर्नमेंट कंपनीज है ONGC, अभी कोल इंडिया तो किसी भी मोमेंटम, मतलब बुलिश मोमेंटम में नहीं आता था, वो भी आने लग गया था। तो ये यहाँ से समझ में आता है, ये 6 वीक का परफॉर्मेंस है। तो ये एक सन टीवी एक स्टॉक अभी भी देखिए मीडिया का स्टॉक है। ये स्टॉक कभी भी बुलिश मोमेंटम में नहीं आता था पहले, तो अभी ये दिखता है, ये पिछले वीक भी था, उसके पिछले वीक भी था ये। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स इनमें से भी आप ले सकते हो। गॉट इट। तो ये सिस्टम तो वैसे समझ में आ गया, आपका एक यूनिवर्स है, एंट्री के रूल्स हैं, एग्जिट के भी रूल्स क्लियर है। अब ये मान लो आपके कुछ ट्रेड्स खड़े हैं, आपने वो ओवरऑल तो एक्सपीरियंस बताया, नंबर्स भी शेयर किए, लेकिन मान लो आपके ट्रेड्स खड़े हैं, सडनली मार्केट रिवर्स हो जाता है, निफ्टी में कोई न्यूज़ की वजह से, या सडनली गैप डाउन हुआ, या निफ्टी में रिवर्सल लग रहा है, आप निफ्टी का चार्ट भी एनालाइज करते हो इस पोजीशन में, इस सिस्टम के लिए? निफ्टी इंडेक्स ट्रेड भी करता हूं मैं, बट इंडेक्स ट्रेडिंग का सेपरेट है, इससे वो उसका कोई लेना देना। तो मान लो निफ्टी में कभी आपको लगे कि यहाँ से नीचे आएगा, ऐसा कुछ, या आप एक तो एनालाइज करो ना करो तो गैप डाउन हो गया,
ऐसे टाइम पे आप ऐसा करते हो कि अपने जो लॉन्ग ट्रेड्स है उसको बुक कर लिया, अभी तक पैटर्न नहीं ट्रिगर हुआ है फिर भी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ अभी वो उतना अभी ऐसा डिसिप्लिन नहीं फॉलो करता? नहीं हुआ। चाहे आपको कहीं से भी कोई बोले ये ग्लोबल न्यूज में ये हो रहा है, अभी ये वॉर हो रही है, लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग का मैं अगर दिखा सकता था मान लो, तो वो मैं लॉन्ग कैरी किया था, वो मंडे को सुबह एग्जिट हो गए, प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, बट वो हाँ। ट्रेड ट्रिगर हो गए। बट अगर मेरे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि मंडे का ओपनिंग क्या होने वाला है। तो मान लो आपका मंडे में गैप डाउन होता है, हाँ। आपके तो पोजिशनल फ्यूचर्स खड़े आपके तो, और वो गैप डाउन हो जाते हैं, तो आपका जो लॉस है जो डिसाइडेड है, या तो उससे वो नीचे भी ओपन हो सकता है। इन दैट केस आप मार्केट में एग्जिट करोगे? हाँ, अभी मेरा एफ&ओ का हम एएम ऑर्डर्स डाल नहीं सकते, ब्रोकर ने अभी सारे डिसअलाउ किए हैं। ठीक है, तो मैं बास्केट ऑर्डर बनाता हूँ। ठीक है, आज की क्लोजिंग के हिसाब से मेरी ओपन पोजीशंस का बास्केट ऑर्डर होता है स्टॉप लॉस का, ठीक है, वो मैं 9/16 9/17 को एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, तो मेरा बास्केट ऑर्डर का स्टॉप लॉस प्राइस अगर करंट प्राइस से ऊपर है मान लो, हाँ, हाँ, तो वो रिजेक्ट हो जाता है ऑर्डर। करेक्ट, और मान लो मेरा फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल देना है प्राइस में, हाँ, तो मेरा स्टॉप लॉस है 495 ठीक है, बास्केट ऑर्डर में, ठीक और है, प्राइस उस समय 490 है, ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो जाता है ऑर्डर कि Correct. स्टॉप लॉस और प्राइस इज अबव योर Correct. करंट मार्केट प्राइस। करेक्ट, तो वहां पर मैं क्या करता हूँ कि 930 तक वेट करता हूँ। अच्छा, बहुत बहुत बार ऐसा हुआ है कि 930 तक वो प्राइस रिकवर हुआ है, ठीक है, फिर 930 का जो भी लो होगा, हाँ, वो लो को हम स्टॉप लॉस एज्यूम करके हम डाल देते हैं, ओके, और वो रेड कैंडल ही हो रहा है 930 का, तो मार्केट को क्लोज कर दूंगा। ओके, ऐसा हुआ है कि 930 का कैंडल ग्रीन हुआ है, वो लो मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया है, और पूरा दिन में प्राइस रिकवर हुआ है, बट फिर भी मेरी इनिशियल स्टॉप लॉस के नीचे ही 325 या 320 को हम देख रहे हैं, वो इनिशियल स्टॉप लॉस के नीचे ही है, तो ट्रेड बंद कर दिया है। अगर उसके ऊपर चला गया, मतलब मेरा जो 495 का स्टॉप लॉस था उसके ऊपर चला गया है प्राइस रिकवर होके, और 497 भी हुआ है, तो भी फिर मैं उसको कैरी करूंगा, नेक्स्ट डे फिर भी मेरा 495 ही रहेगा स्टॉप। तो ऐसा होता है कि गैप डाउन हुआ है, ठीक है, 1-2% एक्स्ट्रा मार्केट को देना पड़ रहा है। हाँ, तो जितना एक्चुअल स्टॉप लॉस था उससे ज्यादा भी जाता हुआ है। है। तो ये तो आपने एग्जिट का एक बताया कि 915 916 को आप बास्केट कर देते हो, एंड देन 325 तक कभी वेट भी करते हो। बाकी जो एग्जिट के स्टॉप लॉस होते हैं वो ड्यूरिंग द मार्केट जब ट्रिगर होते हैं, क्योंकि आप तो डेली चार्ट देख रहे हो, और मान लो आपको डबल बॉटम सेल बीच में ही आ गया, 1 बजे आ गया, तो आप 1 बजे ही एग्जिट करोगे, क्योंकि बाद में तो मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम में है ना, तो वो जब भी ट्रिगर होगा रियल टाइम में वो, और फिर बाद में अगर मान लो प्राइस उसके ऊपर आ गया, नहीं, अभी देखिए जो स्टॉक में एग्जिट हुआ है वो मेरी वॉच लिस्ट में था ही नहीं, वो मेरी पोजीशन में था, करेक्ट, और मेरी वॉच लिस्ट को ही मैं स्कैन कर रहा हूँ रियल टाइम में डबल टॉप के लिए। नहीं, मतलब आपका डबल बॉटम सेल का मान लो स्टॉप लॉस था, आपने प्राइस तो डाल दिया सुबह, डाल दिया, हाँ, वो ट्रिगर हो गया, लेकिन 3:15 तक होने तक वो डबल बॉटम सेल नहीं रहा, फिर प्राइस ऊपर आ गया, नहीं, कुछ नहीं तो करता आप कुछ नहीं करते हो, आप उसको छोड़ देते हो। जो मैंने नया वॉच लिस्ट बनाया कल की क्लोज से, उसी को फॉलो करना है आज बस। तो आज जो फॉलो करते हो, जो एंट्री, वो आप ड्यूरिंग द डे करते हो या 3:15 को कैसे करते हो? नहीं, ड्यूरिंग द डे रियल एंट्री होता है, रियल एंट्री। मान लो डबल टॉप बाय जहां आपका था वो प्राइस आ गया, तो आपने एंट्री कर लिया, उसके बाद वो डबल टॉप बाय नहीं रहा, प्राइस नीचे आ गया, नहीं, वो स्टॉप लॉस नहीं हिट किया है, मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर विल ऑलवेज फॉलो माय इनिशियल एंट्री ऑर्डर। करेक्ट, तो एंट्री ऑर्डर होने के बाद स्टॉप लॉस ऑर्डर भी जाता है, करेक्ट, वो अगर नहीं होता है तो वही मेरा नेक्स्ट डे रहेगा। ठीक है, मतलब डबल टॉप बाय फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पे हो रहा है, आपने 100 रुपीज का ऑर्डर तो डाल के रखा है, 1 बजे 100 रुपीज ट्रिगर हो गया, आपका ट्रेड आ गया, एंटर हो गया, वो डबल टॉप बाय उस टाइम चार्ट पे था, बिकॉज ये डेली चार्ट है रियल टाइम का। 3:30 तक वो डबल टॉप बाय नहीं रहा, प्राइस 99 पे आ गया, 98 पे आ गया, अब आपका सिस्टम में ट्रेड जो स्टॉप लॉस 95 का है, तो आप वही स्टॉप लॉस से नेक्स्ट डे भी कैरी करोगे, करेक्ट, और हो सकता है नेक्स्ट डे 95 के नीचे चला जाए, तो हम वेट करेंगे 10 मिनट, वो जो 930 का कैंडल बनता है उसके बाद अगर वो हमारा स्टॉप के नीचे ही प्राइस है सीएमपी, तो वो निकल जाएंगे। तो कुछ ट्रेड सिस्टम में ऐसे भी होंगे जो आज डबल टॉप बाय दिख नहीं रहे, वो ट्रेड आए भी और चले भी गए, ये भी पॉसिबिलिटी है। सेम डे ट्रेड एंट्री और एग्जिट बहुत रेयरली होता है, ये बहुत बट rare होता है, ये ऑकरेंस भी होता है कि सेम डे एंटर भी हो गया और सेम डे वो एग्जिट भी हो गया, या पैटर्न ही बना नहीं, वो होता है वो, बट रेयरली होता है। हाँ, ये आपने करेक्ट, ये भी एक्सपीरियंस किया है। पता है क्या, ये जो दोनों चीज़ें जो अभी हमने लास्ट डिस्कस की ना, ये एज है एक्चुअली,
ये चीज़ है जो सक्सेस को डिटरमाइन करता है, राइट। कि ये एग्जीक्यूशन के ये जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ट्रेड सिस्टम समझ में आया, ये सिस्टम के एग्जीक्यूशन है ना, ये दूसरा एक गेम है कि जिसमें आपने अपने कुछ रूल्स बनाए, ये हर किसी के अपने रूल्स हो सकते हैं, लेकिन ये रूल्स होना एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दूसरा उसको फॉलो करना। जैसे आपने बोला कि वॉर भी हुआ है नेक्स्ट डे, मुझे नहीं पता पहली बात तो, गैप डाउन हुआ वॉट, या आज शाम में या ड्यूरिंग द डे भी पता चला कि कुछ हो रहा है, और लेकिन आप अपने सिस्टम को एग्जिट नहीं करते, आपको लग रहा है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, फिर भी आप नहीं करते। ये कैसे आपने गेन किया ये चीज़? ये एक्चुअली लेजर आप जब रखेंगे ना, तब आप जब भी ट्वीक कर रहे हो आपकी रूल को, वो नोट करना वहाँ कि इंस्पाइट विदाउट द पैटर्न गेटिंग ट्रिगर्ड, या तो मैं एंटर कर रहा हूँ या मैं एग्जिट कर रहा हूँ, या कोई तो रूल ब्रेक करके मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लगा था। फिर वो जो मुझे लगने का, जैसे मैं एक्सेल में मेंटेन करता हूँ, तो मैं फिल्टर करूंगा ना किसी एक चीज पे कि जैसे कि डिस्क्रिशन, कुछ एक शब्द डाल दिया मैंने कि आई हैव टेकन सम डिस्क्रिशन इन दिस, सो रूल जहां नहीं वहां डिस्क्रिशन नहीं होता है ना, तो डिस्क्रिशन पे सॉर्ट कर दो और देख लो कि उसका आउटकम क्या हुआ है। तो फिर आपको ये मैं चेंज करूंगा तो इससे किसी दूसरे का फायदा नहीं होने वाला है। अगर ये मान लो फ्रूटफुल नहीं है और इसको नहीं करना है, तो फायदा मुझे होना है। तो वो डिस्क्रिशन को निकालना एक जरूरत है सिस्टम को बनाने के लिए। वो सेम डे शुरू करेंगे तो नहीं होगा। बहुत सारा चीज है कि पैसा जब दिखता है, प्रॉफिट जब दिखता है, तो और नेक्स्ट अगर हमको आज लग रहा है कि मुझे काटना चाहिए था पोजीशन, नेक्स्ट डे हमारी जो लग रहा था उसी एंगल से अगर कुछ होता है तो और भी मान लो डिस्क्रिशन करने का मूड हो जाता है। बट देखिए, डिस्क्रिशन को हम ऐसा स्केल नहीं कर सकते। डिस्क्रिशन से मुझे पता है कि आगे मतलब रोज ये डिस्क्रिशन सही नहीं रिजल्ट देने वाला, सिस्टम साथ नहीं छोड़ेगा कभी। मतलब डिसिप्लिन का अगर आप हाथ पकड़ लोगे ना, तो सक्सेस आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इतना तो है ये। तो डिस्क्रिशन को जितना कम करेंगे वो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा उस पर। तो डिस्क्रिशन को कम करके मतलब आप ये कह रहे हो जितना आपका रूल ऑब्जेक्टिविटी होगा सिस्टम में, उतना आपका काम अच्छा हो सकता है। चलो ये भी मान लिया, लेकिन कुछ जगह तो अब हर ट्रेडर इंसान है, इमोशंस तो हम बोले कि यार इमोशंस को साइड पे रखो, आपको सिस्टम को फॉलो करना है, लेकिन इमोशंस तो आएगा। आई मीन प्रॉफिट होगा तो अच्छा भी लगेगा, लॉस होगा तो दुख भी होगा। एक सिस्टम प्रैक्टिस करके अगर वो चल रहा है ना, अभी मैं एक सिस्टम एक्सप्लेन किया हूँ, बट मैं ट्रेड जब कर रहा हूँ तो मेरे मल्टीपल सिस्टम्स है। ठीक है, हम फिलहाल इस सिस्टम की बात, मल्टीपल सिस्टम में भी यही ऑब्जेक्टिव, उसमें क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। फिर ओवरऑल अगर एक सिस्टम ठीक से, मान लो जैसे मैंने यहाँ से सिटी के अंदर 5 किलोमीटर गाड़ी ठीक से चलाना पहले सीखा, तो फिर हाईवे पे भी मैं थोड़ा सा चलाना सीखूंगा, फिर घाट में भी चलाना सीखूंगा, फिर तभी तो मैं सोचूंगा ना कि यहाँ से कोई दूर 2000 किलोमीटर का ट्रिप करूं। तो वो तो मल्टीपल सिस्टम्स जब करना है तो वो सिस्टम का अप्रोच, सिस्टम की जो डिसिप्लिन की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है सब जगह। सिस्टम अलग होगा, फिल्टर्स अलग होंगे, बट एग्जीक्यूशन वगैरह वो सब सेम है। तो मतलब मैं इसको ऐसे लूं कि अगर आप मल्टीपल सिस्टम्स ट्रेड कर सकते हो और कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपका ये चीजों में कंट्रोल आ जाता है, बिकॉज आप एक सिस्टम को बार बार ऐसा ओवर एनालिसिस नहीं हो रहा है उसका, थोड़े इमोशंस को कंट्रोल करने में। और देखिए, आप ना रोज कुछ सीखते हो। अभी एक ये टॉपिक नहीं है इसका, बट फॉर एग्जांपल मनी मैनेजमेंट भी एक टॉपिक है। करेक्ट। अभी जैसे हम जानते हैं कि हम एक कैश का सिस्टम 3% का एक सिस्टम है मेरा, जिसमें मैं एंट्री एग्जिट ईओडी में लेता हूं, और ईओडी के पैटर्न के हिसाब से नेक्स्ट डे एग्जिट होता है। मतलब रियल मार्केट टाइम में ना एंट्री होता है ना एग्जिट होता है। आज उसमें कोई डबल टॉप ट्रिगर हुआ है तो ही नेक्स्ट डे में बाय करूंगा, और उसमें अगर कोई बेरिश पैटर्न ट्रिगर हुआ है तो ही नेक्स्ट डे सेल करूंगा। तो मुझे मालूम है इंट्राडे मुझे कुछ नहीं करना है। अभी जो मैंने कहा कि 25 lakhs का कैपिटल मैंने लाया है, तो 25 lakhs की जगह उसका 50% कैश रख के 50% में वो 3% से एसेट भी ला सकता हूँ, उसको प्लेस करके फिर हम वो सिस्टम भी चल रहा है ना मेरा, तो वहां के रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। वो कुछ स्टॉक जो है वो निफ्टी 500 के स्टॉक्स है, उसमें आरएस कुछ अलग देख रहा हूँ, उसमें प्राइस पैटर्न कुछ अलग देख रहा हूँ, बट उसमें रिटर्न्स भी एक्सपोनेंशियल हो रहे हैं।
वो सिस्टम पे ऊपर भी कभी बात करेंगे। हाँ, तो तो आइडिया आप इज मनी मैनेजमेंट भी डालोगे ना तो फिर आपको समझ में आ रहा है कि डिसिप्लिन के साथ बहुत कुछ हैंडल करना पॉसिबल है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो बहुत सारा चीज ना हम नहीं कर सकते। तो आपके मल्टीपल सिस्टम्स को अगर आपको डालना है तो ये कॉम्प्लीमेंट करते एक दूसरे को, बट कोर उसका वही है, रूल बेस्ड अप्रोच सब में होना चाहिए। हाँ, तो इसी में जैसे भी आपका स्टॉप लॉस है डबल बॉटम सेल या हाईपोल में भी आपने तो अभी 10 बॉक्स किए, मतलब हाँ। आपका 50% मतलब थोड़ा तो लंबा वो स्टॉप लॉस ये है। देखिए सिस्टम रिव्यू करने का एक फेज होता है। जैसे हाँ। मैं हर 3 महीने में ये मोमेंटम को रिव्यू करूंगा। ओके। तो उसमें मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे स्टॉप लॉस हुए हाईपोल के हम्म। और फिर री एंटर हो गए नेक्स्ट डे। तो वो तो आपने हाईपोल, सिस्टम में ट्विक कर हाँ, दिया। तो देखा मैंने कि वो 5 बक्से वाला हाईपोल ले लेता है दिन में, मान लो दिन की वोलेटिलिटी में, बट वो वीकनेस नहीं होता है लॉन्ग टर्म में। इसकी वजह से वो तुरंत रिकवर भी होता है और नेक्स्ट मान लो सेम डे ओ में भी लॉक होता है, बट नेक्स्ट डे अगेन डबल टॉप दे रहा है। तो ये इन आउट का जो अननेसेसरी मेरा इम्पैक्ट कॉस्ट जा रहा है, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ हाई पोल पे नीचे और नेक्स्ट डे ब्रेकआउट पे बाय कर रहा हूँ, मतलब वो अननेसेसरी उतना प्रॉफिट जा रहा है मेरा। ठीक बात। तो फिर मैंने नेक्स्ट 3 मंथ उसको अवॉइड करके 10 बक्से का लाया, तो देखा मेरे एग्जिट एंट्री भी कम हो गए और उससे उतना फर्क नहीं पड़ा है। गॉट इट। तो ये जब आपका स्टॉप लॉस, मतलब अभी मान लो आपका ट्रेड अच्छा चल रहा है, फेवर में है, फिर आप देखते हो आपका स्टॉप लॉस जो है या तो हाईपोल हो गया तो भी थोड़ा दूर राइट। है, डबल बॉटम सेल थोड़ा दूर है, तो उस टाइम ये होता होगा, ये नहीं ऐसा होता है कि चलो प्रॉफिट बुक कर देते हैं, इतना सर दिखता है। वो शुरू में होता था, हम्म। बट आप अभी जैसे अभी हमने चार्ट देखा था इंडिया सीमेंट का। अभी मैं फिर से वो विजिट करता हूँ इंडिया सीमेंट का चार्ट में, वहाँ एक पहले भी एबीसी हुआ था। अभी ये चार्ट में डबल टॉप था। ये एग्जांपल देखिए, ये तो कितना थोड़ा और बड़ा की यहाँ ये डबल टॉप ट्रिगर होने के बाद, ये डबल टॉप ट्रिगर होने के बाद ये कॉलम में ऑलमोस्ट कितने बॉक्स दिख रहे हैं हमको, वहां काउंट करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 99 बॉक्सेस है। अभी 99 बॉक्सेस में कहाँ निकल सकते थे? देखिए डबल बॉटम सेल एकदम हमको टॉप पे ही मिला है और फिर री एंटर हुआ है, बट ये किसी बीच में 40-50 बॉक्स होने के बाद अगर निकलने को हम देखेंगे तो फिर हम ना उसके बाद घुस सकते हैं, ना फिर ये डिसिप्लिन टूटने के बाद ना नेक्स्ट री एंटर हो सकता है। तो ये थोड़ा सा शुरू में हो सकता है कि प्रॉफिट देख के हम ये करें, बट बैठे रहना और उसको फॉलो करना, उसमें तो ये सीखना पड़ेगा। टाइम आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से ये कन्विक्शन आ सकता है कि यार मतलब मैं फालतू में जल्दी निकल रहा हूँ बहुत Right. बार, बैठे रहने से, मतलब वो ट्रेड को राइड करने से और रूल्स को फॉलो करने से बेनिफिट ही होता Right. है ओवर अ टाइम। और ये क्या आप ऐसा भी बोलोगे कि कभी कभी क्या होता है जब आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो, इनिशियल एक्सपीरियंस खास करके पहले 2-4 ट्रेड वो अगर अच्छे चलते हैं ना तो थोड़ा लोग स्टिक कर जाते हैं, अगर वही एक्सपीरियंस खराब हो गया तो किसी ने कितना भी बोला है तो फिर वो ज़्यादातर वो फॉलो नहीं हो पाता, ये एक नॉर्मल टेंडेंसी मैंने देखा है। नहीं, एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस मैं बोलता हूँ उल्टा है। आदमी डिस्क्रिशन वाला जब ट्रेड लेता है तो 1-2 क्विक सक्सेसेस मिलते हैं, ओके। तो वहाँ वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से जाता है। बट सिस्टम बेस्ड ट्रेड करना चाहता है ना, तो सिस्टम आपको इनिशियली ऐसा दिखाती है जैसे कि दूर करना चाहती है आपको। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम के ट्रेड शुरू शुरू में थोड़ा सा तकलीफ देते हैं या पेन देते हैं, बट उसके साथ फॉलो करके उसके साथ रहने में फिर थोड़ा थोड़ा फ्रूटफुलनेस दिखना चालू हो जाता है। बट डिस्क्रिशन का उल्टा क्यों होता है? एकदम से क्विक सक्सेस मिलने के बाद ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, या बेट्स बढ़ जाते हैं, या ये हो जाता है। तो सिस्टम ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा टाइम उसके साथ स्पेंड। अच्छा, एक चीज जो मैंने नहीं बोली, कोई भी अभी मतलब अभी जो भी मैं नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करता हूँ ना, उसको पहले रियल मार्केट में ऑब्जर्वेशन के लिए 3 महीना बैठा रहता हूँ मैं। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं कि आज आइडिया आया, वो आइडिया पे काम करके उसका पहला ट्रेड आते आते ऑलमोस्ट 6-8 महीने हो जाते हैं। अच्छा। तो उसको ऑब्जर्व करना, रियल मार्केट में मेरा एंट्री ऐसा होता था, ये होता था, फिर गैप डाउन हुआ, आज अब मैं क्या करता था, उसका डेटा बनता है। अब उसके लिए मेरे पास टाइम क्यों है? क्योंकि बाकी सिस्टम्स आपके रनिंग है, उसमें मुझे ध्यान नहीं देना पड़ता। देखो आप सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो मुझे हमेशा लगता है, आप ट्रैवल करते हैं, टुडे अफोर्डेबिलिटी की वजह से हर आदमी फ्लाइट में जा रहा है। आपको पता है फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग, वो जो फर्स्ट 5 मिनट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग के 5 मिनट्स होते हैं, 10 मिनट्स छोड़ के पूरा प्लेन
कंप्यूटर चला रहा है, मतलब सिस्टम चला रही है। हम्म, वो चाहे 1 घंटे का फ्लाइट हो, चाहे 10 घंटे का फ्लाइट हो, चाहे 15 घंटे का फ्लाइट हो, वो irrespective of the total length of the time, only the 10 minutes are done manually by the captain. तो ये जो हम एग्जीक्यूशन जो कर रहे हैं मैनुअल, वही अपना काम है। बाकी वो ऑटो पायलट पे छोड़ देना चाहिए और हमको बीच बीच में वो ट्विक्स करने चाहिए जब उसकी ज़रूरत है, तो वो फ्लाई करेगा। अगर पूरा 15 घंटा आदमी मैनुअल चलाना चालू किया, 1 घंटा भी मैनुअल प्लेन फ्लाई करेगा, उसका कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस वाइज देखो आप, वो मतलब सस्टेन नहीं कर पाएगा। उसमें मूड, इमोशन, बहुत मूड आ जाएंगे, स्विंग्स, ये यस सब ज्यादा यस, रोल प्ले करेंगे। और वो मतलब सस्टेनेबल नहीं है ये। तो स्ट्रेस आएगा, उसकी वजह से हेल्थ डिटोरिएट होगा। तो क्या फायदा पैसा कमा के भी अगर हम हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो वो तो ऑब्जेक्टिविटी जितना लेके आए उतना बेटर है। स्ट्रेस इससे निकल गया ना, सिस्टम है तो स्ट्रेस निकल गया ना। स्ट्रेस जहां नहीं है, स्ट्रेस कब होगा? आपकी पोजीशन साइज गलत है, आपका रिस्क प्लेस नहीं है, इन प्लेस नहीं है, तो वही एक स्ट्रेस दे रहा है ना आपको। स्ट्रेस क्या है पता है? सिस्टम को आउटस्मार्ट करने का। हाँ, मतलब सिस्टम अच्छा है, उसको भी मैं अपने आप की स्मार्टनेस और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो हर एक मतलब सिस्टम ऑब्जेक्टिव है, सब कुछ है, लेकिन मुझे आउटस्मार्ट करना है। आपने स्टार्टिंग में बोला था देयर शुड बी अ रूल फॉर व्हेन नॉट टू ट्रेड। तो आपके इस सिस्टम में ऐसा भी रूल है कि कब ट्रेड नहीं करना है? यस, मोमेंटम ट्रेडिंग में अभी स्पेशली जो लॉन्ग ओनली ट्रेड्स है, राइट, वो वोलाटिलिटी के समय बहुत विपसॉ देंगे। ठीक है। और वहां पर उस समय मान लो कभी बेरिश ट्रेड्स मुझे कब फ्रूटफुल हो सकते हैं, या तुरंत बेरिश मोमेंटम मुझे कब कैप्चर करना है। तो हमारा एक है ब्रेथ का जो एक कंसेप्ट है, तो उसमें ब्रेथ में एक इंडिकेटर ब्रेथ भी है। करेक्ट, मतलब ब्रॉडर मार्केट जब वोलेटाइल होता है, वो वोलेटाइल इसलिए होता है क्योंकि फियर है, करेक्ट, और फियर में सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है। करेक्ट, और आप देखेंगे तो करेक्शन उस समय थोड़े स्टीप होते हैं, मतलब तुरंत 5-10% इंडेक्स गिर सकता है, स्टॉक्स 20-20% गिर सकते हैं वो फेज में, और वहां पर हम वो मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। तो वहां पर जैसे कि बुल ट्रैप या 100% बेरिश पोल, उसके बाद का फॉलो थ्रू 0.25 में SMA के नीचे आ जाएगा। आपका डबल बॉटम सेल या लंबा कॉलम ऑफ O 1% में भी आ जाएगा। RS में भी वो थोड़ा सा वीक दिखेगा। तो ब्रेथ देख के हमको ये सिस्टम हम स्टॉप करना चाहिए, पोजीशन साइजिंग कम करनी चाहिए। तो ब्रेथ में कैसे क्या देखना चाहिए उसके लिए? सो ब्रेथ में इंडिकेटर जो है, उसमें हम ATR परसेंटेज का भी ब्रेथ देख सकते हैं। नाउ ATR परसेंटेज, लाइक एवरी स्टॉक का ATR परसेंटेज कुछ है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ऐसे मान लीजिए मैं अगर कैटेगराइज करता हूं कि कितने परसेंट निफ्टी 500 के स्टॉक्स 5% से ज्यादा वोलेटाइल है, तो निफ्टी 500 का एक मैंने देखा है कि 15% से ज्यादा स्टॉक्स 5% से ज्यादा वोलेटाइल हो गए हैं। उस समय आप देखेंगे तो विप्सॉ या करेक्शन वाला फेज है। तो निफ्टी 500 स्टॉक्स में 5% ATR का हम वो ब्रेथ लगा रहे हैं, राइट। मतलब जब वो ब्रेथ इंडिकेटर हम लगाते हैं, वो कैलकुलेट करता है कि 500 में से कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स करेक्ट, 5% से ज्यादा उनका रेंज है, राइट, मतलब ज्यादा वॉलेटाइल राइट, है ना, यही आप Yes. कह रहे हो। तो तो उसमें ये आपने देखा है कि 15% से ज्यादा स्टॉक्स नहीं होते राइट, वॉलेटाइल। राइट। तो ये उस समय हमारा पोजीशन सिस्टम को रुक जाना चाहिए, और लॉन्ग ओनली जैसे मैं कर रहा हूँ, मतलब 15% के ऊपर जाए तो रुक जाना चाहिए। रुक जाना चाहिए। या सेकंड एक होता है X% PNF का ब्रेथ। X% PNF का ब्रेथ अगर 80% से ज्यादा ऊपर है, मतलब मार्केट अभी ओवरबॉट है, तो फ्रेश लॉन्ग्स मत लो। फ्रेश लॉन्ग्स के लिए अभी वेट करो जब तक ब्रेथ कूल हो जाता है। तो उस समय हमारे एग्जिस्टिंग पोजीशन को हम सिस्टम के हिसाब से कैरी करेंगे, स्टॉप लॉस को और उसको एग्जिट को। बट नया अगर कोई क्वालिफाई करके भी नया आता है, तो नेक्स्ट डे में अगर आज रात को अगर 80% से ज्यादा ब्रेथ है निफ्टी F&O स्टॉक्स के ग्रुप का, तो मैं अवॉइड करूंगा नेक्स्ट डे नया फ्रेश F&O का पोजीशन लेने के लिए। तो ये X% ब्रेथ या ये ATR% का ब्रेथ आपका, दोनों में से एक तो ट्रेंड का ब्रेथ है X%, और ये ATR मतलब वोलेटिलिटी का ब्रेथ है। ये अगर आपका वो 15% के ऊपर हो गया और X% 80% के ऊपर, तो आप फ्रेश एंट्रीज नहीं लोगे, और जो है उसको बने रहोगे, जो स्टॉप लॉस है उसके साथ।
ये एक लॉन्ग टर्म हमने चार्ट लिया है और नीचे ब्रेथ इंडिकेटर है। अब ये 3 लाइंस जो है ये है 5%, 10% और 15%। जैसे ही 15% के ऊपर ये लाइन क्रॉस हो रही है ग्रीन, ये ATR परसेंटेज की लाइन है, तो यहाँ देखेंगे तो ये स्टीप थोड़ा सा करेक्शन विपसॉ ये आना चालू हुआ है। और नीचे 5% के नीचे जो है ये लाइन, तो यहाँ देखेंगे एक स्मूथ ट्रेंड रहता है मार्केट में। तो हमारी लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजीज में यहाँ कंसिस्टेंट ब्रेकआउट्स आते रहेंगे और यहाँ ये फेज में हमारा लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो 15% के ऊपर आप स्टॉप कर दो? स्टॉप कर दूंगा, मतलब मैं करता हूँ। हाँ, तो ये अलग अलग फेजेस है जहाँ पर 5% से नीचे ये ब्रेथ इंडिकेटर फ्लैट हुआ है और वहाँ का ट्रेंड ये दिख रहा है कि ये क्लियर ट्रेंडिंग मार्केट का फेज होता है। तो 5% के नीचे मतलब क्लियर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अच्छा है। और उस समय मार्केट बुलिश भी होता है और वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं होती है और ब्रेकआउट्स अच्छा काम करते हैं उस समय 0.25 के। तो ये एक अच्छा ऑब्जेक्टिव रूल हो सकता है कि कब आपके पोजिशनल ट्रेड्स को आपको स्टॉप कर देना है। वोलेटिलिटी बढ़ गया मतलब आपके रेंज भी बड़े बड़े हो गए, वैसे स्टॉप लॉस भी बड़े हो जाते हैं, विपसॉ के भी चांसेस ज्यादा है, तो अब उस टाइम ट्रेड्स को फियर होता है तो सेलिंग प्रेशर तुरंत ये होता है। उस समय हमारा इंट्राडे सिस्टम्स अच्छा चलता है एक्चुअली। अगर हम बेरिश या जो भी इंट्राडे हम ट्रेड्स कर रहे हैं, इंडेक्स पे हो चाहे, इस समय इंडेक्स ट्रेड करना बेस्ट है। आपको 2 चीज बताना, एक तो कि जो लोग हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं जो इस चीज को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं वो और उसमें कैसे कोई इंप्रूव कर सकते हैं, और जो न्यू कमर है उसके लिए आप क्या एडवाइस करोगे, कैसे आप वो अपने आप को न्यू कमर को यही एडवाइस करूंगा कि सीख के यहाँ मतलब यही नहीं, कोई भी फील्ड में कोई भी आदमी ऐसे ही रैंडमली जाके ये नहीं कर सकता। लॉयर बनने के लिए उसको पढ़ाई करना पड़ेगा लॉ का, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए उसको वो सारे कंपनी एक्ट्स और टैक्सेशन के रूल्स मालूम होने चाहिए। तो वो फील्ड का नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा। तो ट्रेडिंग में फिर जैसे फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, सीख के तो वो सीखने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, वो समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के लिए समय। यहाँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। रियल टाइम मार्केट में हम जो एंट्रीज लेके फील करते हैं, जो समझते हैं, वो प्रैक्टिस से एक हमको कन्विक्शन आता है। रूल बेस्ड अप्रोच तो एसेंशियल है। डिस्क्रिशन को हम जितना दूर करेंगे उतना स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग हो जाएगा और फिर ये एक एंजॉयबल एक्टिविटी हो जाएगा। तो ये स्ट्रेस को निकालने के लिए जो जो चीज जरूरी है, जैसे डिस्क्रिशन, तो फर्स्ट थिंग आप निकाल दो। सो फाइनली कोई बुक्स या ऐसा कुछ आप रेकमेंड कर सकते हो किसी को? या मैंने अभी बहुत सारी बुक्स है जो साइकोलॉजी पे बहुत सारे नाम लेते हैं, बट मैं अभी जो भी पढ़ा हूँ ये पॉइंट एंड फिगर, ट्रेडिंग द मार्केट्स पॉइंट एंड फिगर वे, रेनको का बुक पढ़ा है आपका, वो या मेरी छोड़ के नहीं आपका छोड़ के मैंने एक वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम वैन थर्प जी का बुक पढ़ा था। ठीक है। उसमें भी उन्होंने सिर्फ सिस्टम, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकली खुद को कैसे हम ये करेंगे, मीन्स उन्होंने एक वाक्य बोला था पहला ही बुक में, उनका वाक्य है कि यू डोंट ट्रेड द मार्केट्स, यू ट्रेड योर बिलीफ्स। सो इफ यू आर गोइंग टू ट्रेड द मार्केट्स यू विल ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। तो वो बुक का एक मुझे अच्छा, माइकल डगलस का भी बुक है कि ट्रेडिंग इन द जोन, वो भी काफी मतलब हेल्पफुल है। और एकदम इंटरेस्टिंग बुक है नासिम तालेब का, 2-3 बुक है, फुल्ड बाय रैंडमनेस और ब्लैक स्वैन, वो बुक्स बहुत अच्छे हैं वो भी। वो और बहुत सारे नए लोग नए कंसेप्ट्स के साथ आते हैं, समझने की कोशिश करना और उनको एक सिस्टम में कैसे बना सकते हैं वो देखना हम चालू करेंगे ना, तो दूसरे की आइडियाज को भी बोरो कर सकते। सो थैंक यू, आपने काफ़ी अच्छे से अपना जर्नी एक्सपीरियंस और शेयर किया। काफ़ी इंसाइट्स है इस वीडियो में जो आई एम श्योर कि व्यूवर्स को काफ़ी तरीके से हेल्प करेंगे। और आप ये जो पाठशाला और ऐसे इनिशिएटिव से भी जो लोगों को सिखा, तो आई एम श्योर कि आपके स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है ये सब सुनने में और प्रैक्टिस करने में। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई होप आपको इसमें से काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।